चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। कोलिजन्स टॉपिक करने जा रहे हैं अभी। तो देखो उसके पहले ना एक अप्रोक्सीमेशन है इम्पल्स का, जो कि मेनली इंपॉर्टेंट होगा फॉर कोलिजन चैप्टर। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक आज का है वो कोलिजन्स को लेकर के ही है। इसमें ये कह रहे हैं जो इम्पल्स है कोलिजन के टाइम पर क्या होता है कि जो फोर्सेस एक्सर्ट की जाती हैं वो काफी बड़ी मैग्नीट्यूड की होती है। उसको ना एक प्रैक्टिकल डेटा मैंने यहाँ पर शेयर किया है। देखो आप यहाँ पर प्रैक्टिकल डेटा, ये वाला बेसबॉल का अगर बात करें ना, मतलब बैट और बॉल की बात कर लो आप। बेसबॉल इज स्ट्रक विद द बैट। तो इस प्रैक्टिकल डेटा को अगर आप यूज करोगे तो इसे समझ आएगा कि हम कोलिजन्स में अप्रोक्सीमेशन क्यों लगाते हैं। तो बेसबॉल स्ट्रक विथ अ बैट में ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन सिर्फ 0.01 सेकंड का है। कोलिजन का जो टाइम इंटरवल है वो सिर्फ 0.01 सेकंड है। बहुत ही नेग्लेजिबल टाइम इंटरवल है। इतना कम टाइम, 0.01 सेकंड्स का टाइम इंटरवल आ रहा है। और उसमें जो बैट और बॉल के बीच में कोलिजन होगा, उनके बीच का जो फोर्स जनरेट होता है बैट एंड बॉल के बीच में, ये रियलिस्टिक डेटा है। मतलब ये हाइपोथेटिकल डेटा नहीं बोल रहा हूँ आपसे, रियलिस्टिक डेटा है। तो एवरेज फोर्स वहां पर सेवरल थाउजेंड न्यूटन की, मतलब 1-2 न्यूटन की फोर्स नहीं है ये, 1000 न्यूटन के आसपास की फोर्स है। अब जो न्यूटन सेकंड लॉ था, उन्होंने कहा था कि चेंज इन मोमेंटम के लिए आप फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम करते हो, फोर्स इनटू टाइम। अब जरा इमेजिन करो आप कि अगर 1000 न्यूटन की फोर्स है, एक वो भी 1000 नहीं, सेवरल थाउजेंड, मतलब कि 5000, 10,000, 20,000 न्यूटन की। तो मैं 1000 भी लेके चलूँ ना, अगर 1000 न्यूटन का भी फोर्स लेके चलूँ, तो 1000 न्यूटन का फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम ड्यूरेशन 0.01। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से जो चेंज इन मोमेंटम आएगा, चेंज इन मोमेंटम उसकी वैल्यू अगर 1000 न्यूटन, मतलब बहुत ही कम वैल्यू मान के चल रहा हूँ, 1000 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 0.01 सेकंड, फोर्स इंटू टाइम, कितना आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम इसके हिसाब से? 1000 इंटू 0.01 कर रहे हो अगर आप, तो 10 आ जाएगा ये वैल्यू, 10 चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट में। तो एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है। अब अगर आप इतने ही टाइम में ग्रेविटी की वजह से देख लो कि ग्रेविटी की वजह से चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा। तो चेंज इन मोमेंटम अगर मैं ग्रेविटी की फोर्स का निकालूंगा तो ग्रेविटी की फोर्स आप एम इंटू जी कर सकते हो और डेल्टा टी। ना थोड़ा सा रियलिस्टिक बात करेंगे। रियलिस्टिक बात में बैट और बॉल में, बॉल बॉल का मास कितना हो सकता है मैक्सिमम? कितना मैक्सिमम इमेजिन कर सकते हो कि बॉल का मास हो सकता है? 50 ग्राम। 50 ग्राम बहुत ज्यादा। 1 किलोग्राम ले लो आप। 1 किलोग्राम की बॉल तो खैर बहुत बड़ी बात है। तो इवन अगर मैं 1 किलोग्राम भी यूज करूँ, आधा किलो। आधा किलो, 1 किलो, कुछ भी कर लो, 1 किलोग्राम इंटू जी 10, तो 1 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई जी, ये वैल्यू हो गई 10, और मल्टीप्लाइड बाई टाइम 0.01 सेकंड। ना ये वैल्यू कितनी आएगी चेक करो जरा, 10 इंटू 0.01 सेकंड पॉइंट निकालेंगे। वन 0.1, मतलब ग्रेविटी 0.1 का चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोड्यूस कर रहा है। और वहीं पर जो बैट और बॉल के कोलिजन की फोर्स है वो 10 की फोर्स कर रही है। नाउ 10 और 0.1 को अगर आप कंपेयर करो तो इस 10 के कंपैरिजन में 0.1 जो है वो नेग्लेजिबल क्वांटिटी है ऑलमोस्ट। इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू 10, बिकॉज 10 में अगर हम 0.1 ऐड भी करेंगे तो 10.1 बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और वो 10 आपको दिख रहा है क्योंकि मैंने 1000 की फोर्स ली थी। अगर वही मैं 10,000 की फोर्स कर दूं, अगर मैं फोर्स 10,000 न्यूटन की कर दूं, तो यहाँ पर ये 100 आ जाएगा, और 100 के कंपैरिजन में तो 0.1 और ज्यादा नेग्लेजिबल क्वांटिटी हो गई। तो यही अप्रोक्सीमेशन हम कोलिजन्स के चैप्टर में यूज करेंगे कि जब कोई कोलिजन हो रहा होगा तो कोलिजन के टाइम पर, जो कि सिर्फ 0.01 सेकंड का होगा या इससे भी कम होगा, तो जो कोलिजन का टाइम ड्यूरेशन है, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम ग्रेविटी की फोर्स को, और एक और एग्जांपल यहाँ पर है स्प्रिंग फोर्स को, इन दोनों को आप नेग्लेक्ट करोगे, और इस नेग्लेक्ट करने के प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं इम्पल्स अप्रोक्सीमेशन। कई बार मन में डाउट आएगा कि यार कोलिजन के वक्त मोमेंटम क्यों कंजर्व कराते हैं जबकि ग्रेविटी भी होती है वहां पर, या कोलिजन के वक्त मोमेंटम क्यों कंजर्व कराते हैं जबकि स्प्रिंग वहां पर अटैच है। तो ये उसका जस्टिफिकेशन है कि ग्रेविटी और स्प्रिंग की प्रेजेंस में भी अगर कोलिजन होगा तो भी आप मोमेंटम को ऑलमोस्ट कंजर्व करा सकते हो, क्योंकि ग्रेविटी और स्प्रिंग का कंट्रीब्यूशन चेंज ऑफ मोमेंटम में नेग्लेजिबल है। नेग्लेजिबली चेंज करेंगे वो, ग्रेविटी की वजह से जो भी चेंज इन मोमेंटम आएगा ड्यूरिंग दिस स्मॉल टाइम इंटरवल 0.01 सेकंड, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, एंड वी कैन नेग्लेक्ट एनी चेंज ऑफ मोमेंटम क्रिएटेड बाय द ग्रेविटी
क्रिएटेड बाय द स्प्रिंग। इस अप्रोक्सीमेशन को आगे ध्यान रखना यूज करेंगे। बट हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ग्रेविटी की वजह से चेंज इन मोमेंटम को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन टाइम इंटरवल बहुत छोटा होना चाहिए। अगर आप टाइम इंटरवल बड़ा कंसिडर कर रहे हो, 0.01 सेकंड की जगह अगर मैं 100 सेकंड्स की बात करूं, तो नेचुरल सी बात है कि 100 सेकंड तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। 100 सेकंड्स में ग्रेविटी का भी चेंज इन मोमेंटम कंसिडरेबल आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट नहीं कर पाओगे, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाओगे आप। तो ये जरूरी है कि टाइम इंटरवल काफी छोटा रहे, और टाइम इंटरवल को छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, कोलिजन्स के टाइम पर हम लोग इमीडिएटली बिफोर द कोलिजन और इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन को ही डिस्कस करते हैं। ये रीजन है कि जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन क्यों कहा जाता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर आपकी वॉइस चली गई थी, फिर से बता देंगे वो कहा आपने? मैं ये कह रहा था कि जो क्योंकि हमारी इस स्टेटमेंट को लोग गलत तरीके से समझ लेते हैं। मैं देखो ये नहीं कह रहा कि ग्रेविटी की फोर्स से मोमेंटम चेंज नहीं होता। ग्रेविटी की फोर्स से मोमेंटम चेंज होता है, लेकिन तब जब आपका टाइम इंटरवल काफी बड़ा हो। लेकिन कोलिजन के वक्त कोलिजन ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस होता है। दो कारों का एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट अब 100 सेकंड में तो होगा नहीं, एक्सीडेंट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स हो जाता है। तो कोलिजन की टाइम ड्यूरेशन इतनी छोटी होती है कि उस टाइम ड्यूरेशन में ग्रेविटी की वजह से आने वाला चेंज इन मोमेंटम बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है, नेग्लेक्ट की जा सकती है न्यूमेरिकल में। और यही रीजनिंग मैंने स्प्रिंग में लगा रखी है कि स्प्रिंग के साथ भी आप यही काम कर सकते हो। तो ये इम्पल्स अप्रोक्सीमेशन वर्क तब करेगा जब आप मोमेंटम्स जो कंसिडर कर रहे हैं, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, वो कंसिडरेशन कोलिजन के जस्ट पहले का हो और कोलिजन के जस्ट बाद का हो। क्योंकि अगर आप जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन करेंगे, तभी आपका ये टाइम इंटरवल काफी छोटा रहेगा, और तभी हम ग्रेविटी को और स्प्रिंग को नेग्लेक्ट कर पाएंगे। अब क्लियर हुआ ये पॉइंट आपका, इम्पल्स अप्रोक्सीमेशन कहाँ लगाना है हमें? डाउट? हाँ जी सर, अगर टाइम ड्यूरेशन बड़ा होगा तो इम्पल्स अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाएंगे? नहीं, लार्ज टाइम के लिए कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं होता है। अप्रोक्सीमेशन सिर्फ छोटे ड्यूरेशन के लिए होता है। देखिए इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो क्या ग्रेविटी के अंडर बॉडी, क्या ग्रेविटी की वजह से बॉडी की वेलोसिटी नहीं बदलती है? फ्री फॉल मोशन हम लोगों ने कितने पढ़े हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है, उन सब में तो वेलोसिटी का जो चेंज होता था वो ग्रेविटी की वजह से ही होता था। लेकिन तब हमारा ऑब्जर्वेशनल टाइम इंटरवल काफी बड़ा था। हम 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए बॉडी को ऑब्जर्व करते थे, और कोलिजन में ऑब्जर्वेशनल टाइम काफी छोटा होता है। तो उस छोटे ऑब्जर्वेशनल टाइम के लिए ग्रेविटी को आप अवॉइड कर सकते हो। यही मैं समझा रहा हूँ कि इसको आप गलत तरीके से मत समझना कि ग्रेविटी को परमानेंटली अवॉइड करने की बात नहीं कर रहा हूँ। स्मॉल टाइम है तो अवॉइड कर सकते हो, लार्ज टाइम है तो कोई भी फोर्स अवॉइड नहीं की जा सकती। ठीक है? नहीं देव, उसमें भी यही होगा कि अगर मोटा आदमी गड्ढे पे गिरेगा तो भी, कोई भी कैसा भी कोलिजन हो, देखिए कोलिजन इंस्टेंटेनियस होता है। कोलिजन के बाद वाली कहानी जो है थी उसमें टाइम लग सकता है। मतलब मोटा आदमी गड्ढे में गिरा तो जब गिरा तो वो कोलिजन है। गिरने के बाद अब उसमें कंप्रेशन आ रहा है, उसका पेट दब रहा है, जमीन दब रही है, ये एक अलग प्रोसेस है, ये कोलिजन नहीं है। और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करेंगे। तो आज के लेक्चर में आप जरा कनेक्टेड रहिएगा, पहले से बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि आज ना काफी बढ़िया एग्जांपल्स हैं और बेस्ट हैं। हाँ देव, देखिए मैट्रेस पे कूदना, गद्दे पे कूदना, गद्दे पे हम लोग भी कूदते हैं। तो कूदने, जब आप कूदे तो वो मोमेंट कोलिजन था। कूदने के बाद जब वो मैट्रेसेस में कंप्रेशन आ रहा है, दब रहा गद्दा, तो वो दबने वाला प्रोसेस कोलिजन नहीं है, वो एक तरीके से स्प्रिंग का कंप्रेशन है, और इसका एक न्यूमेरिकल भी है अभी हमारे पास। थोड़ा सा वेट करो, कंसिडर करते हैं। नाउ अब आते हैं कि कोलिजन क्या होता है। ये तो हो गया कि कोलिजन के टाइम पर हमें किन बातों का ध्यान रखना है। नाउ कोलिजन किसको कहते हो आप? मतलब अगर आपसे एग्जैक्टली डेफिनेशन पूछी जाए कि कोलिजन क्या होता है, कौन सा फिजिकल फिनोमिना है जिसको हम कह सकते हैं कि ये कोलिजन होगा? तो क्या कोलिजन के लिए दो बॉडीज का एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आना कंपलसरी है, या बिना कांटेक्ट में आए भी कोलिजन कर सकते हैं हम? सोच के बोलना मत चलो। कोलिजन बिना कांटेक्ट के भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बिना कांटेक्ट भी हो सकता है। हाँ साइंटिफिकली जो डेफिनेशन है कोलिजन की, वो ये नहीं कहती है कि आप कोलाइड करें। कोलिजन का मतलब होता है सर कि केवल सडन चेंज होता है वेलोसिटी। राइट कि दो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आए
चाहे वो कांटेक्ट में आए हो चाहे ना आए हो, लेकिन उनके आसपास आने की वजह से बहुत ही स्मॉल टाइम के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम चेंज हो गया। इस प्रोसेस को कोलिजन कहते हो। तो ये डेफिनेशन देखो, दो डायग्राम्स यहाँ पर कॉपी करके लाए हैं हम लोग। एक में दोनों बॉडीज कोलाइड हो रही हैं, M1 M2 ये आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं, तो ये फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है। और दूसरी जगह प्रोटॉन है और हीलियम है, दो चार्ज पार्टिकल्स है, प्रोटॉन और हीलियम दोनों पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये अगर एक दूसरे की तरफ जाएंगे ना तो कोलाइड नहीं करेंगे, ये अपना रास्ता बदल देते हैं। रदरफोर्ड मॉडल, जिसमें आपको याद होगा कि न्यूक्लियस के सामने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की गई और ये कहा गया था कि कुछ अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे चले गए थे, बाकी के अल्फा पार्टिकल से डेविएट कर गए। ये भी कोलिजन कहलाता है हमारे लिए। मतलब फिजिक्स में इस प्रोसेस को भी कोलिजन कहोगे आप, कि दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे की तरफ आए और वो डेविएट कर गए। तो ये एक दूसरे को बिना टच किए हुए अपना मोमेंटम चेंज कर रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए कोलिजन कहलाएगा। बिना फिजिकल कांटेक्ट वाला कोलिजन है और पहले में फिजिकल कांटेक्ट हुआ है तब कोलिजन हो रहा है, दोनों चीजें हैं। So the collision represent event. Collision means an event during which the two particles come close to each other and they interact by the force. Come close to each other. अब कितना क्लोज आ रहे हैं इस पे ये नहीं लिखा जा रहा है। क्लोज आने की बात हो रही है, कितना क्लोज आना है उसकी बात नहीं हो रही। तो क्लोज आ करके अगर आप बिल्कुल एक दूसरे से मतलब स्टिक कर जाते हो, कांटेक्ट में आ जाते हो तो भी कोलिजन है, कांटेक्ट में नहीं आते हैं तो भी हमारा कोलिजन है। एंड तीसरी चीज, तीन तरीके के कोलिजन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि कोलाइड करते वक्त मैक्सिमम एनर्जी लॉस हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, इसमें सबसे ज्यादा लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का, बट एनर्जी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी वो किसी और फॉर्म में चली जाएगी। सो द मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट तो होगा, बट एक्चुअली वो लॉस किसी और फॉर्म में चला जाएगा। सो ट्रांसफॉर्म्ड और ट्रांसफर्ड अवे इन सम अदर फॉर्म, बाय साउंड, बाय लाइट, बाय हीट, किसी और फॉर्म में चला जाएगा मैक्सिमम। उसको हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन के अंदर कहा जाता है कि इट इज डिफाइंड एज वन इन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड एज वेल एज मोमेंटम। मतलब कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। इसके लिए आप मान सकते हो, जो फन सिटी में अगर आप गए हो तो बम्पर कार वाले गेम्स होते हैं जो, यस सर। है ना, प्लास्टिक की बॉडी की जैसे कारें होती हैं, जो मतलब जो छोटा सा एक एरिया होता है उसमें बिठा दिया जाता है दो दो लोग को, है ना। बैठे होगे ऑलमोस्ट सब लोग कभी ना कभी तो बैठे होगे, तो उसमें कारें आपस में भिड़ा करती हैं, ठीक है जी। बट वो जो कारें आपस में भिड़ा करती है ना तो कारों को कोई डैमेज होता है ना आपको कोई डैमेज होता है, बल्कि और आप फन होता है, वो एंजॉय करते हैं उसमें। तो वो एक एग्जांपल हो सकता है इलास्टिक कोलिजन का, वहां पर किसी का कोई लॉस नहीं हो रहा। बट वहीं पर अगर दो कार्स रोड पर एक्सीडेंट कर जाएं, रियल एक्चुअल कार्स जो हैं वो रोड पर एक्सीडेंट कर जाएं, तो अच्छा खासा डैमेज होगा। दैट मीन्स वो हम कह सकते हैं इन इलास्टिक कोलिजन में। बट ये जो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कह रहे हैं और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कह रहे हैं, ये दोनों हमारे लिए आइडियल कंडीशंस हैं। मतलब रियल लाइफ में ना तो कोई कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक है और ना ही कोई कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। रियल लाइफ में इनके बीच में केसेस आएंगे आपके। सो लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन्स फॉल इन द रेंज बिटवीन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलिजन्स जो होते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक के बीच में चलते हैं। ये दो आपके लिमिटिंग केसेस हैं, एक लिमिटिंग केस जिसमें सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है और एक लिमिटिंग केस जिसमें कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। मैक्सिमम लॉस, जीरो लॉस, दो लिमिट्स बना दी हमने। जीरो लॉस वाले को कह दिया इलास्टिक और मैक्सिमम लॉस वाले को कह दिया परफेक्टली इनइलास्टिक। तो आप देखो इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स लेंगे और कुछ आपके लिए होमवर्क भी रहेगा। स्टार्ट कर रहे हैं परफेक्टली इनइलास्टिक से। पहले परफेक्टली इनइलास्टिक डिस्कस करेंगे, देन इलास्टिक डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद जनरलाइज केसेस को डिस्कस करेंगे। नहीं देव सुनो, लाइट इसमें नहीं आएगा, लाइट का कंसेप्ट नहीं है। ये न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ रहे हो आप, न्यूटोनियन फिजिक्स में लाइट के कोलिजन्स को कंसीडर नहीं किया गया है। बट अगर आगे मॉडर्न फिजिक्स में कंसीडर करेंगे तो वो इलास्टिक कोलिजन ही माना गया है लाइट में। बट अभी हम लोग उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, पहले क्लियर कर दे रहे हैं आपको। देखिए पहला है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। फिलहाल हम लोग वन डायमेंशन का कोलिजन मानेंगे। वन डायमेंशन का मतलब दोनों बॉडी सेम एक्सिस पे चल रही होंगी, एक ही डायमेंशन में। तो लाइक जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन की बात करते हैं। जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन में
M1 और M2 इंडिविजुअली U1 U2 वेलोसिटी से चल रहे हैं, जिसमें कि U1 की वैल्यू मोर देन U2 है, और ये दोनों बॉडी कोलाइड करके एक सिंगल बॉडी बन जाती है, मतलब दोनों बॉडी एक दूसरे से स्टिक कर जा रही है, मतलब वो यूनाइट हो गए, दोनों बॉडी जो अलग अलग थी वो यूनाइट कर गई हैं, यूनाइट करके एज वन ऑब्जेक्ट बन गए, यूनाइटेड एज वन ऑब्जेक्ट। तो जब भी इस टाइप का कोलिजन होगा कि दो बॉडीज कोलाइड करें और वो यूनाइट हो जाएं, मिल जाएं, मर्ज हो जाएं एक दूसरे में और एक सिंगल बॉडी बन जाए, ये कहलाएगा हमारे लिए परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, जिसके अंदर लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा यहाँ पर, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बाय डेफिनेशन क्योंकि मैक्सिमम लॉस होता है इसके अंदर, सो काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व नहीं करोगे। तो पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो ये कि मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, जस्ट बिफोर कोलिजन को जेबीसी से डिनोट करेंगे और जस्ट आफ्टर कोलिजन को जेएसी से डिनोट करेंगे। तो मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल टू द मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन। अब ये किसके मोमेंटम की बात कर रहे हैं, किसके मोमेंटम को, हाँ राइट, मतलब हाँ मतलब ये दोनों का है, मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट्स का लेना पड़ेगा आपको, और मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन भी दोनों ऑब्जेक्ट्स का लोगे। तो क्या इक्वेशन बनेगी मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन से, तो जो डायग्राम है इसके हिसाब से m1 u1 प्लस m2 u2 कोलिजन से पहले का मोमेंटम है, और कोलिजन के बाद की मोमेंटम लिखोगे तो वो हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू v, एंड जनरली v पूछा जाता है आपसे, ज्यादातर क्वेश्चंस में v की रिक्वायरमेंट आती है, तो हम v फाइंड आउट कर सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो तुमको ये आइडेंटिफाई करना होगा, 3 तरीके के कोलिजन में बता रहा हूं आपको। इन इलास्टिक कोलिजन मतलब दो बॉडीज मिल करके एक सिंगल बॉडी बन जाएंगी, यूनाइटेड हो जाएंगी और यूनाइट होकर के वो चलेंगी, पहले सेपरेट चल रही थी अब मिल करके चलेंगे। इस बात को ध्यान रखना, ये जहां पर भी होगा वो इन इलास्टिक कोलिजन है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज लॉस्ट, तो ये कितना लॉस हुआ अगर पूछा जाए, काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ मुझे अगर ये कैलकुलेट करना हो, तो नेचुरली लॉस अगर है तो काइनेटिक एनर्जी आप निकालोगे जस्ट बिफोर कोलिजन एंड देन माइनस काइनेटिक एनर्जी विच इज जस्ट आफ्टर द कोलिजन। Just before collision, the two objects were moving individually. So half m1 u1 square plus half m2 u2 square. ये एनर्जी हो गई जस्ट बिफोर कोलिजन की, एंड माइनस जस्ट आफ्टर कोलिजन they are united as a single object of the mass m1 plus m2. So it is half into united mass m1 plus m2 and the united velocity जो अभी हम लोगों ने मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाली है m1 u1 plus m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 plus m2 होल स्क्वायर। इसको जब पूरा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, मैं स्टेप को डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी का लॉस मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, तो ये रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, इट इज 1/2 टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड देन इट इज u1 माइनस u2 होल स्क्वायर। ये रिजल्ट थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाओगे 1-2 स्टेप्स में आ जाएगा आंसर। ये लॉस है काइनेटिक एनर्जी का, जिसमें ये शायद मैंने पहले भी कहा था कि ये जो टर्म आता है ना m1 m2 बाई m1 प्लस m2, इसको एक नाम देते हैं हम लोग बार बार, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इसको एक नाम दिया था पहले भी और फिर एक बार बता रहे हैं आपको, ये कहलाता है हमारे लिए रिड्यूस्ड मास, जिसको इक्विवेलेंट मास टाइप कभी कहते हैं, रिड्यूस्ड मास भी कह सकते हैं। और u1 माइनस u2 जो है वो एक्चुअल में रिलेटिव स्पीड कह सकते हैं, कि ये कोलिजन से पहले इन दोनों मासेस की रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव वेलोसिटी। एक और बात क्लियर कर दें क्वेश्चन करने से पहले, हम लोगों ने यहाँ पर ये माना है कि दोनों सेम डायरेक्शंस में चल रहे हैं। अगर एक डायरेक्शन अपोजिट होगा तो हमें वेक्टर का साइन कन्वेंशन लगाना पड़ेगा, यानी कि u1 और u2 को विथ साइन पुट करोगे आप। मतलब अगर एक बॉडी राइट साइड है और एक बॉडी लेफ्ट साइड जा रही है, तो एक की वेलोसिटी को हम पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे और दूसरे की वेलोसिटी को हम नेगेटिव साइन के साथ। सर बस 1 सेकंड पिछली स्लाइड पे स्विच कर दीजिएगा प्लीज। जी सर, थैंक यू सर। प्रणव, रिड्यूस मास का कंसेप्ट अभी नहीं बताएंगे। रिड्यूस मास का मैंने कहा था कंसेप्ट मेनली ऑसिलेशन चैप्टर में है, ऑसिलेशन में और स्प्रिंग ब्लॉक में, तो यहाँ पर अभी नहीं इसको टच कर रहे हैं। आई मीन वैसे नाम बता दिया है क्योंकि कभी कभी आप लोग इधर उधर बुक्स पढ़ते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो अभी यहाँ पर पहला क्वेश्चन करो इसका, ये इनइलास्टिक। हाँ जी, तो ये कह रहे हैं कि जो इनइलास्टिक कोलिजन होते हैं
उनमें हमेशा दो ऑब्जेक्ट वो जस्ट आफ्टर कोलिजन में चिपक जाते हैं और फिर एक साथ चलते हैं। ये वन डायमेंशन की बात हो रही है, हमेशा नहीं होगा। इट इज ओनली इन वन डायमेंशन कोलिजन। मतलब अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं और इन इलास्टिक है, ठीक है, तो वो मर्ज हो गए हैं। ओके सर। हाँ, अभी आगे पढ़ोगे आप, कोलिजन 2 डायमेंशन में भी होता है, तो वो भी एक अलग से पढ़ेंगे। पहले हम लोग 1 डायमेंशन डिस्कस करेंगे, फिर 2 डायमेंशन पे जाएंगे। यस सर, जिसमें हेड ऑन आ जाता है। यही हेड ऑन है भाई, 1 डायमेंशन वाले को ही हेड ऑन कहते हैं। 2 डायमेंशन यस वाले सर, को उसमें हेड ऑन नहीं होता कभी कभी। हाँ सर राइट। दो टाइप होते हैं, एक हेड ऑन होता है, दूसरा भी होता है इंड्यूस्ड। चलिए इस पे आइए, डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। इसके अंदर ना, ये देख रहे हो डायग्राम के अंदर, जैसे एक बुलेट है वो जाकर के ब्लॉक से कोलाइड कर रही है। तो बुलेट है, जाकर के ये ब्लॉक से कोलाइड होती है, और कोलाइड करके ये बुलेट ब्लॉक के अंदर ही रह जाती है। ये क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है, बुलेट ऑफ मास m इज फायर्ड इनटू अ ब्लॉक ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट। फ्रिक्शनलेस टेबल दे रखा है, हाइट दे रखी है उसकी, बुलेट रिमेन्स इन द ब्लॉक। क्या ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है कोलिजन के टाइप को समझने के लिए कि बुलेट रिमेन्स इन द ब्लॉक? मतलब पहले बुलेट और ब्लॉक दो ऑब्जेक्ट थे, अब वो बुलेट ब्लॉक के अंदर हो गया, यानी कि बुलेट और ब्लॉक यूनाइट हो गए। तो जब दो बॉडीज यूनाइट हो गई, इसका मतलब ही कि ये इनइलास्टिक कोलिजन हो गया। और अगर ये इनइलास्टिक कोलिजन हो गया, इसका मतलब कि कोलिजन में कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी, और उसके बाद वो यूनाइट होकर के, उसके बाद वो दोनों यूनाइट होकर के नीचे की तरफ एज अ प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे और डी डिस्टेंस आगे बढ़ेंगे। तो हमें बुलेट की ना इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है कि बुलेट की इनिशियल स्पीड कितनी थी। तो अब इस क्वेश्चन में देखो, दो पार्ट हैं, दो कंसेप्ट लग रहे हैं इसमें। एक तो कोलिजन का कंसेप्ट लग रहा है और उसके बाद प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट लग रहा है। तो पहले हम कोलिजन वाले कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। मतलब फेज 1 इस न्यूमेरिकल में जो आएगा, दो फेजेस में डिवाइडेड है ये, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 मतलब कि हमारा कोलिजन वाला पार्ट, जब ये दोनों बॉडी कोलाइड होंगी, और फेज 2 कोलिजन के बाद वाला होगा, जिसके अंदर ये दोनों बॉडीज मिल करके प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं। तो सेकंड फेज में हमको प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट लगाना है, फर्स्ट वाले में कोलिजन का कंसेप्ट। कोलिजन वाले में क्योंकि ये दोनों बॉडीज मिल जा रही हैं, यूनाइट हो रही हैं, तो ये फिर इनइलास्टिक कोलिजन है। यहाँ पर आप मोमेंटम कंजर्व कराओ, मोमेंटम कंजर्व कराएंगे, और मोमेंटम जब कंजर्व कराएंगे तो मोमेंटम कोलिजन से पहले, मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल टू द मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन। कितना मोमेंटम है कोलिजन से पहले, तो वो आप देख सकते हो। कोलिजन के पहले कैपिटल एम रेस्ट पे था, और बुलेट जो था वो मूव कर रहा था, तो एम इंटू कुछ यू वेलोसिटी मान लेते हैं उसकी, एज्यूम कर लेते हैं, प्लस कैपिटल एम इंटू जीरो बिकॉज रेस्ट पे है, और उसके बाद जस्ट आफ्टर कोलिजन वो मिल करके एम प्लस कैपिटल एम हो जाएगा इंटू नया वेलोसिटी वी। यहाँ से वी निकाल सकते हो, कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी। और उसके बाद प्रोजेक्टाइल का न्यूमेरिकल हो गया एक तरीके से, ये दोनों बॉडीज कंबाइंड होकर के कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम मास की बन जाएंगी, और ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ एच। तो अब यहाँ पर प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन लगाओ, और ये डी डिस्टेंस फॉरवर्ड भी जा रहे हैं। तो प्रोजेक्टाइल के लिए आपको पता है कि एक वर्टिकल मोशन की इक्वेशन लगाते हो और एक हॉरिजॉन्टल में लगाते हो। तो वर्टिकल मोशन में इन लोगों ने जो डिस्प्लेसमेंट कराया है वो h के बराबर किया है, उसको हम हाफ gt स्क्वायर करेंगे, मोशन इन द वर्टिकल डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट। हाँ जी देव। और देन हॉरिजॉन्टल मोशन में ये जो डी डिस्टेंस है, तो उसके लिए क्या करोगे, कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी आई थी, इनकी जो वेलोसिटी कोलिजन के बाद, जिसको हम लोगों ने v लिखा हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v और मल्टीप्लाइड बाय टाइम t, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट d के बराबर होगा। इन दोनों से क्या कर सकते हो ना, टाइम को एलिमिनेट करो, दोनों से टाइम एलिमिनेट करोगे तो h इक्वल टू लिख सकते हो g/2, और टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं d स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, और v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लेकर के आओ, और फिर इसको सिंप्लीफाई करके अल्टीमेटली u बताना है आपको। मतलब आपका जो टारगेट है वो u निकालने का है, डिटरमाइन द इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट, यानी कि u फाइंड करना है हमें। तो इसके आगे अपने आप कर लेना आप। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आज होंगे वो मिक्स कंसेप्ट्स के होंगे, पहले से बता दें आपको, कंबाइंड कंसेप्ट लगने हैं उसमें। मतलब इस चैप्टर के कंसेप्ट और दूसरे चैप्टर के भी कंसेप्ट लगने हैं, अ काइंड ऑफ रिवीजन टाइप रहेगा ये। नेक्स्ट, हाँ जी देव, आज टोटल एडवांस जैसा लेक्चर है पूरा ये। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, इसके अंदर ये ब्लॉक टेबल पर रखा गया है, ब्लॉक जो है वो टेबल पर रखा गया है, और नीचे से बुलेट आकर के उसको स्ट्राइक करती है, और उसके बाद ये बुलेट और ब्लॉक
एक साथ जंप कर जाते हैं h हाइट तक। सो अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास m रेस्ट, एक एक क्वेश्चन की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। मास m रेस्ट मतलब इनिशियल मोमेंटम कैपिटल M का 0 हो गया। उसमें बुलेट ऑफ मास m विथ इनिशियल वेलोसिटी vi इज फायर्ड अपवर्ड, और फिर यहाँ पर कहा गया वो जो बुलेट है वो रिमेन्स इन द ब्लॉक। दैट मीन्स फिर से आप समझ गए कि बुलेट अगर ब्लॉक के अंदर ही रह गई, यानी कि यूनाइट, दोनों ही बॉडी यूनाइट हो रही हैं, तो ये भी एक इनइलास्टिक कोलिजन हुआ। रिमेन्स इन द ब्लॉक का मतलब आपको क्लियर कहा जा रहा है कि ये इनइलास्टिक कोलिजन है, और इनइलास्टिक कोलिजन में पहला स्टेप आप करोगे मोमेंटम कंजर्व करें। तो पहले फेज 1 इसका आएगा, फेज 1 के अंदर फिर से हम मोमेंटम कंजर्व करा देते हैं, कोलिजन वाला मोमेंटम की वैल्यू कंजर्व कराओ। अभी मैं अब लिखना थोड़ा सा कम करूंगा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। कोलिजन से पहले बुलेट मोशन में थी तो m इंटू वी इनिशियल, और कोलिजन के बाद ये दोनों कंबाइंड होकर के चलना स्टार्ट करेंगे तो m प्लस कैपिटल M इंटू वी। फिर से v निकाल सकते हो यहाँ पर, m इंटू वी आई डिवाइडेड बाई टोटल मास, स्मॉल m प्लस कैपिटल M। इसके बाद सेकंड फेज आएगा। सेकंड फेज इसका ये आएगा कि यूनाइटेड बॉडी ऊपर मूव करेगी, दैट मीन सेकंड पार्ट आपका काइनेमेटिक्स का हो जाएगा। काइनेमेटिक्स का पोर्शन हो गया कि एक टोटल मास कैपिटल M प्लस स्मॉल m, उसकी इनिशियल वेलोसिटी आप लिख सकते हो। टोटल मास की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हो जाएगी m इंटू वी आई डिवाइडेड बाई m प्लस m, और अंडर ग्रेविटी ये मूव करेंगे, और इनकी मैक्सिमम हाइट h कही जा रही है कि ये अंडर ग्रेविटी मैक्सिमम h हाइट तक जा सकते हैं। तो काइनेमेटिक्स में आपको याद होगा कि अगर एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हो तो मैक्सिमम हाइट को हम डायरेक्टली लिखते हैं, मैक्सिमम हाइट फॉर, नहीं मैक्सिमम हाइट, टाइम नहीं, मैक्सिमम हाइट u square by 2g, u स्क्वायर बाई 2। तो m इंटू वी आई अपॉन m प्लस m, ये हमारे लिए इनिशियल वेलोसिटी है, इसका स्क्वायर करेंगे और डिवाइडेड बाय 2g। u स्क्वायर बाई 2g इज द मैक्सिमम हाइट फॉर द बॉडी विच इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। एंगल पर थ्रो करते तो हम प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा देते, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, बट ये वर्टिकल प्रोजेक्शन है तो डायरेक्टली u स्क्वायर बाय 2g। और फिर यहाँ पर vi को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सॉरी ये vi नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे ना, ठीक है। अब यहाँ से आप vi निकाल सकते हो सॉल्व करके, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ही ऐसे आने हैं। एक और क्वेश्चन देखो अगला, वो अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई मीन बढ़िया भी है और कंसेप्ट भी अच्छे लग रहे हैं इसमें। एक मिस्टेक है यहाँ पर, ये एंगल 35 नहीं होगा, ये एंगल जो है वो, सॉरी एक मिनट, ये एंगल 35 नहीं था, मिस्टेक है, वो एंगल 60 डिग्री है। हाँ जी, तो एक बार क्वेश्चन को रीड करो, है ना, क्योंकि इसमें फिगर नहीं है, फिगर आपको खुद समझना है। तो मैं 20 सेकंड्स आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन रीड करिए और क्वेश्चन रीड करके इसका फिगर समझने के लिए ट्राई करके देखो क्या आएगा इसमें। उसका किसमें इनइलास्टिक जब कोलिजन, हाथ पकड़ के साथ में स्विंग करते हैं तो किसमें हो रहा है, मतलब किसमें इनइलास्टिक, किन दो बॉडीज के बीच में इनइलास्टिक हो रहा है? जॉर्ज और गोरिल्ला के बीच में। जॉर्ज में और गोरिल्ला में, Yes, sir. क्योंकि वहां आगे लिखा है कि ईच इज अफ्रेड दैट वन वाइन विल ब्रेक एंड दे ग्रैब ईच अदर। तो अब हम गोरिल्ला और इसमें तो नहीं दिखाएंगे, हम इसको नॉर्मल तरीके से दिखा देते हैं, गोरिल्ला वगैरह तो नहीं बनाएंगे डायग्राम में। तो बेसिकली इसको अगर हम मैकेनिक्स के मॉडल में दिखाएं तो इट्स इज लाइक 2 स्ट्रिंग्स हैं, आप इमेजिन कर सकते हो कि 2 स्ट्रिंग्स हैं, कनेक्टेड है वहां पर, ठीक है, और दोनों स्ट्रिंग से हमने कुछ मासेस अटैच कर दिए, एक से हमने छोटा मास अटैच कर दिया, एक से हमने बड़ा मास अटैच कर दिया, कैपिटल M। दोनों ही L लेंथ के स्ट्रिंग्स हैं और ये दोनों अपनी अपनी जगह पर रेस्ट से स्टार्ट होते हैं, दोनों अपनी अपनी जगह रेस्ट पर स्टार्ट हो रहे हैं मान लीजिए, और ये यहाँ पर कॉमन पॉइंट है। तो पहले क्या होगा ना, पहले ये दोनों इंडिविजुअली एज अ पेंडुलम नीचे आएंगे, दोनों के दोनों मासेस एज अ पेंडुलम नीचे आएंगे, यहाँ पर राइट साइड वाला भी एज अ पेंडुलम नीचे आएगा, और ये अब कोलिजन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो उस समय हम मान लेते हैं कि एक के पास v1 वेलोसिटी है और एक के पास v2 वेलोसिटी है। ये जो v1 और v2 वेलोसिटीज हैं ये हमेशा जस्ट बिफोर कोलिजन में ही देखोगे आप, जस्ट बिफोर कोलिजन। तो नेचुरली कोलिजन इसका बॉटम पॉइंट पर होगा, तो बॉटम पॉइंट पर आने से जस्ट पहले क्या वेलोसिटी होगी, पहले तो ये निकाला जाए। पहले ये आप पार्ट सॉल्व करो कि ये v1 v2 कैसे निकालेंगे, मतलब ये क्वेश्चन सर एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। करेंगे। ये क्वेश्चन का फेज 1 है, क्वेश्चन का फेज 1 हुआ।
फेज वन सर क्या कह रहा है, सुनिए तो, हाँ एक मिनट सुनो तो, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के और जस्ट बिफोर कोलिजन, ये हमारा फेज वन होगा। तो इस फेज में कोलिजन नहीं हुआ अभी, कोलिजन होने वाला है, जस्ट बिफोर कोलिजन हुआ, कोलिजन हुआ नहीं अभी, तो कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा। कोलिजन होगा तब लॉस होगा, कोलिजन नहीं हुआ है अभी तक, कोई लॉस नहीं है। आप यहाँ पर एनर्जी कंजर्व करा सकते हो इंडिविजुअली, यहाँ पर एनर्जी कंजर्व कराएंगे फॉर ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों के लिए एनर्जी कंजर्व करा सकते हो। और वो अब आप डायरेक्ट करना है यार, इनिशियली वो रेस्ट पे थे तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी स्टार्टिंग में उनकी, वो पोटेंशियल एनर्जी बॉटम पॉइंट पर जा करके काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो मैं इसकी वर्किंग नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ V1 और V2 दोनों की वैल्यूज जो आएंगी आपके पास वो रूट ऑफ 2GL आएंगी। डायरेक्टली आप एनर्जी कंजर्वेशन से ला सकते हो कि इनिशियल पोटेंशियल सर एनर्जी वर्टिकल सर्कल का कॉन्सेप्ट ही लगा सकते हैं ना? वही लग रहा है बच्चा, वही लग रहा है, वर्टिकल सर्किल वाला ही लग रहा है कि जो इनिशियल पॉइंट पर वो रेस्ट पे थे तो पोटेंशियल एनर्जी थी वहां पर, क्योंकि वो बॉटम पॉइंट से L डिस्टेंस ऊपर थे, तो पोटेंशियल एनर्जी बॉटम पर जाकर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ये फेज वन। अब इस क्वेश्चन का जो फेज टू है, जहां पर ये कोलिजन होगा, फेज टू जो है वो दोनों बॉडीज के कोलाइड करने वाला है, कोलिजन वाला फेज। तो कोलिजन से जस्ट पहले क्या सिचुएशन है, कोलिजन से जस्ट पहले स्मॉल m मास के पास जो वेलोसिटी है वो √2gl की है, और कैपिटल M मास के पास भी वेलोसिटी √2gl की ही है, दोनों के पास √2gl वेलोसिटी है। ये स्टेटस है जस्ट बिफोर कोलिजन का। और जस्ट आफ्टर कोलिजन में ये m और कैपिटल M मिल गए, दोनों कंबाइंड हो गए, और मान लेते हैं कि इनके पास एक वेलोसिटी v हो गई। तो ये निकालने के लिए आप फिर से एक बार मोमेंटम कंजर्व कराओ, तो स्मॉल m इंटू √2gl। अब यहाँ पर देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो एक को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, राइट साइड पॉजिटिव मानेंगे, लेफ्ट साइड को नेगेटिव मानते हैं। तो स्मॉल m √2gl और कैपिटल M का मोमेंटम नेगेटिव साइन में रखेंगे, तो -m इंटू √2gl इक्वल टू, कंबाइंड होने के बाद m प्लस कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय v, यहाँ से v निकालेंगे आप। इसको मैं सेकंड इक्वेशन छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पर। इसके बाद तीसरा फेज है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अब तीसरा फेज भी है। तीसरा फेज क्या है यहाँ पर, थर्ड फेज कौन सा है, तो थर्ड फेज में ये दोनों एक साथ कंबाइंड हो गए, फिर एक बार पेंडुलम बन गया। अब ये एक कंबाइंड पेंडुलम बन गया जिसका मास m प्लस कैपिटल M था और जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी v लिखी जाएगी। थर्ड फेज आपका जस्ट आफ्टर कोलिजन से और उसके आगे तक का है, मतलब जस्ट आफ्टर कोलिजन के आगे 60 डिग्री तक का जो पार्ट दिया गया आपको। फिर एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। हाँ, कि ये फिर से एज अ पेंडुलम 60 डिग्री एंगल तक जा रहे हैं, एज अ पेंडुलम ये वापस 60 डिग्री एंगल तक गए और स्टॉप हो गए। तो फिर आप एनर्जी कंजर्व कराओ यहाँ पर, एक बार फिर से यहाँ पर एनर्जी कंजर्व होगी। थर्ड फेज में फिर एनर्जी कंजर्व कराएंगे। सिर्फ जो कोलिजन वाला प्रोसेस होगा ना, जितनी देर के लिए कोलिजन हुआ है वहां पर एनर्जी लॉस होगी, उसके पहले एनर्जी कंजर्व हो जाएगी, उसके बाद में एनर्जी कंजर्व होगी, ड्यूरिंग कोलिजन हमेशा लॉस हो जाएगी। तो अगर ये h हाइट पर गए मान लें, तो इसमें एनर्जी कंजर्व कराने का मतलब कि बॉटम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू h हाइट पर जाकर के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। हाफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी mgh लिख देंगे, टोटल मास m प्लस कैपिटल M इंटू gh। और ये आपको ये बता दें, पहले भी बता चुके हैं कि h को हम लिख सकते हैं l इंटू L माइनस एल कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा। L1 माइनस cos थीटा। ये पेंडुलम वाला कंसेप्ट है। हाँ जी प्रणव। और फिर सेकंड नंबर की इक्वेशन से जो v है ना, सेकंड नंबर की इक्वेशन से v ये लाना है तुमको, और ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, और उसके बाद इनका रेशियो फाइंड करना है, स्मॉल m और कैपिटल M का रेशियो अल्टीमेटली। तो फाइनल आंसर तक के लिए मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ, बिकॉज आप रिवीजन तो करोगे और रिवीजन करके अपना फाइनल आंसर कंप्लीट करोगे इसको। मैं सिर्फ वर्किंग। हाँ जी सर एक डाउट था, जो आपने स्टार्ट किया है हम्म, तो सर जो दोनों स्ट्रिंग हैं सर एकदम हॉरिजॉन्टल से थोड़ी ना स्टार्ट होंगी। हॉरिजॉन्टल सही है, यहाँ देखो ओके सर। लिखा है क्वेश्चन में। ठीक है जी बच्चे। सर एक चीज और थी, पिछले क्वेश्चन का डाउट है बताइए। सर। यहाँ पे तो हमारी जो बुलेट है वो ब्लॉक में घुस गई, तो जैसे बुलेट अगर ब्लॉक को पार कर जाए तो फिर वो कौन सा कोलिजन होगा? तो वो इनइलास्टिक नहीं हुआ ना, बॉडी यूनाइट नहीं हुई तो इनइलास्टिक नहीं है, बात खत्म हो गई। फिर तो वो अभी दो केसेस बचे हैं हमारे,
वो भी तो आएंगे अभी। यस सर। अभी हम ओके सिर्फ सर। वही एग्जांपल देंगे जिसमें बॉडीज यूनाइट होंगी, ताकि आप इनइलास्टिक की प्रैक्टिस करें पहले। तो ये 2-3 एग्जांपल हैं, एक और है, ये देखिए, ये भी बैलिस्टिक पेंडुलम कहते हैं इसको, ये भी इनइलास्टिक है। बैलिस्टिक पेंडुलम बेसिकली ये एक डिवाइस होती है, बुलेट की स्पीड को मेजर किया जाता है। द डिवाइस टू फाइंड द स्पीड ऑफ बुलेट, टू मेजर द बुलेट स्पीड। क्योंकि और कौन बताएगा कि बुलेट कितनी स्पीड से जा रही है? जिसको लगी है वो तो बताएगा नहीं, या जिसने बुलेट मारी है, फायर की है, वो भी नहीं बता सकता कितनी स्पीड से गई है। तो ये एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है जहां से ये पता लगाते हैं कि गन से जो बुलेट निकलती है उसमें क्या स्पीड होती है। मतलब लैब के अंदर बुलेट की स्पीड को टेस्ट किया जाता है बेसिकली। तो इसमें भी क्या कर रहे हैं, M1 मास की बुलेट को फायर किया जाता है। M2 बेसिकली एक सैंड बैग होता है। हम सबको पता है कि बुलेट जो होती है वो सैंड में जा करके स्टक हो जाती है, सैंड से बाहर नहीं आ पाती वो, है ना। इसीलिए जो मिलिट्री पर्सन हैं वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपनी बॉडीज के आगे सैंड का पूरा एक वॉल टाइप का बना देते हैं, क्योंकि अगर फायरिंग होती भी है तो बुलेट जो होती है वो सैंड में ही फंस जाती है। तो अगर बुलेट सैंड बैग के अंदर ही फंस जाएगी तो फिर से ये इनइलास्टिक कोलिजन हुआ, और ये कंबाइंड होकर के एच हाइट तक जाते हैं। मतलब ये एज अ पेंडुलम एच हाइट तक जाते हैं, ये एच इनकी मैक्सिमम हाइट है। क्या स्टेप लगाओगे यार? क्या इसमें भी दो कोलिजन में कंडीशन लगा देंगे, उससे एक पेंडुलम की वेलोसिटी आ जाएगी सर। उसके बाद पेंडुलम की वेलोसिटी को एनर्जी कंजर्व करके ले आएंगे सर, उसके बाद में छुट्टे के लिए रख देंगे। मतलब इसमें भी दो फेजेस है ना, ठीक है। फेज 1 हमारा कोलिजन का है, और वो भी कोलिजन किस टाइप का कोलिजन है तो वो हमेशा क्वेश्चन में प्रैक्टिस करो, इनइलास्टिक। परफेक्ट इनइलास्टिक। हाँ, और फेज 2 में मोशन एज अ पेंडुलम है। फेज 2 में ये एज अ पेंडुलम मूव कर रहे हैं। जहां पर भी मोशन एक पेंडुलम की तरीके से होने लगे, समझ जाओ कि एनर्जी कंजर्व होनी है। तो पहले इनइलास्टिक कोलिजन में हम इनकी वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी कोलिजन के बाद वाली, आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यार, ये m1v डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होगा, क्योंकि बार बार यही चीज रिपीट हो रही है, तो अब इतना आप समझ सकते हो। मतलब ग्रेजुअली हमको अपनी स्पीड भी तो बढ़ानी है क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है। तो अब तो ये डायरेक्ट तो लिख सकते हैं ना यार, कोलिजन के बाद की मोमेंटम के हिसाब से ये वेलोसिटी आ जाएगी, यस सर। है ना। यस सर। और यस सर। इसके बाद ये पेंडुलम की तरीके से जब आगे बढ़ेंगे और h हाइट तक जाएंगे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी विच इज जस्ट आफ्टर कोलिजन शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट। काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर कोलिजन में आप लिखोगे तो हाफ। अब दोनों बॉडी यूनाइटेड हैं तो टोटल मास लिखेंगे m1 प्लस m2, और इनकी यूनाइटेड होने के बाद वाली वेलोसिटी यानी कोलिजन के बाद की वेलोसिटी m1 प्लस m2 का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाइट पर वो भी हमारी यूनाइटेड मास की होगी, तो m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई g इंटू एच। इससे हम v निकाल सकते हैं कितना होगा, यहाँ से v फाइंड कर लेंगे, m1 plus m2 by m1 into root 2 gh। जो भी आ जाए, ठीक है ना। इसको स्किप करते जा रहे हैं, मतलब देख लीजिएगा। अच्छा, इन्होंने एक और चीज पूछी है, ऑल्सो फाइंड द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। कितना लॉस हुआ कोलिजन के टाइम पर? कोलिजन के टाइम पर क्या लॉस हुआ है? काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना। वी निकाल चुके हो, वी यहाँ से निकालने के बाद काइनेटिक एनर्जी का लॉस, तो वो अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस भी किया था। इट वाज हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, फॉर्मूला डिराइव किया था अभी इनइलास्टिक में। और यहाँ पर मतलब जो थ्योरी का फॉर्मूला था हमारा थ्योरी में, कि जहाँ इनइलास्टिक कोलिजन होगा वहां पर लॉस निकालने के लिए हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का स्क्वायर। इसमें u1 और u2 कोलिजन के जस्ट पहले वाली वेलोसिटी है, u1 u2 कोलिजन के पहले वाली वेलोसिटी। तो हम डायरेक्टली इसको यूज कर रहे हैं यार, यहाँ पर u1 की जगह पर v लिख देंगे, और वी जस्ट स्क्वायर। v माइनस 0 होगा, क्योंकि कोलिजन से जस्ट पहले m2 रेस्ट पे था। तो ये तो 3-4 एग्जांपल्स आपके इनइलास्टिक के हैं। नाउ मूव कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन्स की तरफ। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाला पॉइंट है, देखो 4 पॉइंट्स कहे जा रहे हैं इसमें। इलास्टिक कोलिजन की 4 प्रॉपर्टीज कही जा रही हैं इसमें, ये 4 कंसेप्ट लगाने हैं। अब ये चारों एक साथ नहीं लगाने हैं, अलग अलग न्यूमेरिकल्स में नीड के अकॉर्डिंग कंसेप्ट लगता है। किसी में हो सकता है पॉइंट नंबर 1 का यूज करें, हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में 4th पॉइंट का यूज कर लें। अल्टीमेटली यही 4 पॉइंट्स हैं, मतलब आपको समराइज कर दिया यहाँ पर। नंबर 1, लीनियर मोमेंटम कंजर्व, यानी कि पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से आप ये लिखोगे कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 के हिसाब से
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जस्ट बिफोर द कोलिजन इज सेम एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो इससे हम चाहें तो ये इक्वेशन बना सकते हैं, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर कोलिजन। ये आपके पॉइंट नंबर 2 की इक्वेशन बन जाएगी। सर यानी कि नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। वो डेफिनेशन ये था, इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन यही थी। डेफिनेशन में ही कह दिया था कि इलास्टिक कोलिजन का मतलब जीरो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये तो बाय डेफिनेशन हो गया। तीसरा पॉइंट कोई इक्वेशन बनाने के लिए नहीं है, तीसरा पॉइंट आपको फिर से ये बार बार समझाने के लिए है कि जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी हम कंजर्व कर रहे हैं वो सिस्टम की कर रहे हैं। ईच ऑब्जेक्ट की अगर आप बात करोगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की बात करोगे, तो इंडिविजुअली m1 की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जा रही है, इंडिविजुअली m1 का मोमेंटम भी चेंज होगा, इंडिविजुअली m2 की भी मोमेंटम और m2 की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। तो ये मैं सिर्फ क्लियर करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स अपने मन से कंसेप्ट बना लेते हैं। वो कहते हैं कि m1 का मोमेंटम क्यों नहीं कंजर्व करा रहे हैं, m2 का क्यों नहीं कंजर्व करा रहे हैं। तो ये मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि मोमेंटम कंजर्वेशन एक एक बॉडी के लिए नहीं हो रहा है। इंडिविजुअली m1 का मोमेंटम चेंज होगा, इंडिविजुअली m2 का मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन दोनों को कंबाइंड जब करोगे तो टोटल वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो थर्ड नंबर पॉइंट से कोई मैथमेटिकल कंसेप्ट नहीं है, वो जस्ट आपके नॉलेज के लिए। फोर्थ नंबर पॉइंट मैथमेटिकल है, तो इसको भी लेकर के इक्वेशंस बनाएंगे। ये कह रहे हैं कि रिलेटिव स्पीड जस्ट बिफोर द कोलिजन इज सेम एज द रिलेटिव स्पीड जस्ट आफ्टर द कोलिजन। ये सर वही कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से ही आया है। राइट। हाँ, तो वो अभी मतलब फोर्थ रिलेटिव स्पीड। देखिए ऑब्वियसली कोलिजन से पहले u1 ज्यादा रहा होगा तभी कोलाइड हुआ होगा, और कोलिजन के बाद v2 ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर स्पीड की बात की जा रही है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, नेगेटिव कभी नहीं आनी चाहिए। और रिलेटिव करने के लिए मतलब आप दोनों को सेपरेट करेंगे। तो कोलिजन से पहले हम u1 माइनस u2 करेंगे, क्योंकि स्पीड निकालनी है तो u1 माइनस u2 पॉजिटिव आना चाहिए। और आफ्टर द कोलिजन में भी मुझे रिलेटिव स्पीड चाहिए, पॉजिटिव आंसर चाहिए। तो पॉजिटिव तब आएगा जब आप मतलब v2 माइनस v1 करें। इनको इक्वेट कर सकते हो, u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। ये तीसरी इक्वेशन बनेगी। तीनों की जरूरत नहीं पड़ती है क्वेश्चन में, किसी दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी आपको, या तो फर्स्ट और सेकंड लिख लेना या फर्स्ट और फोर्थ लिख लेना आप। ठीक है, मैं प्रेफर करता हूं फर्स्ट और फोर्थ वाली इक्वेशन को। क्यों? सेकंड इक्वेशन में स्क्वायर के फैक्टर बन रहे हैं ना, तो स्क्वायर के फैक्टर में जो इक्वेशंस आती हैं वो रिलेटिवली सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मतलब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आसान होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हम सबको पता है कि यह डिफिकल्ट पड़ जाता है। अथर्व रिलेटिव स्पीड सिस्टम की नहीं है, रिलेटिव स्पीड दोनों बॉडीज की है। रिलेटिव स्पीड मतलब जिन जो दो बॉडीज कोलाइड हो रही हैं उनकी आपस की रिलेटिव स्पीड, m1 m2 के रिलेटिव स्पीड की बात हो रही है। ओके सर। तो चलें अभी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल्स हम करेंगे इलास्टिक कोलिजन के ऊपर, तो इक्वेशंस जो बनेंगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की इक्वेशंस फर्स्ट वाली बनाएंगे और फोर्थ वाली बनाएंगे। आप चाहो तो सेकंड वाली इक्वेशन बना सकते हो काइनेटिक एनर्जी वाली, अगर आपको अच्छा लगता है। मेरे को नहीं अच्छा लगता है स्क्वायर के टर्म्स, क्योंकि स्क्वायर के फैक्टर को फिर सॉल्व करना टाइम लग जाता है। तो मैं लीनियर इक्वेशन ही रखूंगा अपनी। फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा सॉरी, हाँ इसमें ना एक स्पेशल केसेस हैं यार, इसमें स्पेशल केसेस भी हैं, इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी हैं। पहला स्पेशल केस क्या कहता है कि अगर दोनों सेम मास की बॉडीज हैं, कोलिजन के बाद दोनों मासेस सेम मास के हैं, तो इनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी, ये दोनों वेलोसिटीज एक्सचेंज होंगी। और एक्चुअली ये हम प्रूफ कर सकते हो, इस पॉइंट नंबर 1 को आप प्रूफ कर सकते हो कि ऐसा क्यों होगा। मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो mu1 प्लस mu2 कोलिजन के पहले वाला मोमेंटम, और कोलिजन के बाद वाला मोमेंटम लिखेंगे तो mv1 प्लस mv2 होगा। इसमें सारे m कैंसिल कर जाएंगे। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। मतलब इसको और सिंपलीफाई कर लें तो बन जाएगा v1 प्लस v2। रिलेटिव वेलोसिटी की भी एक इक्वेशन हो जाएगी। हाँ, यही दो इक्वेशन लगाएंगे, एक मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन और एक रिलेटिव स्पीड वाली इक्वेशन। u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। तो v2 माइनस v1 इक्वल टू u1 माइनस u2, ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करोगे ना, दोनों को ऐड कर लो अगर
डायरेक्टली प्रूफ हो जाता है। इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे v1 माइनस v1 कैंसिल, 2v2 आ जाएगा लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर ऐड करोगे तो 2u1, दैट मीन्स कि v2 इक्वल टू u1। और ऐसे ही प्रूफ कर सकते हो v1 इक्वल टू u2, जिसका मतलब ये हुआ कि दोनों बॉडीज आपस में वेलोसिटी एक्सचेंज करेंगी। जो ब्लू वाली बॉडी है, ब्लू कलर से जो ड्रॉ की गई है, उसके पास पहले u1 वेलोसिटी है और रेड वाले के पास u2 है। कोलिजन जब हो जाएगा तो ब्लू वाली बॉडी रेड वाले की वेलोसिटी पर चलेगी और रेड वाली ब्लू वाले के वेलोसिटी पे चलेगी। ये आपस में वेलोसिटी अदला बदली करेंगे, एक्सचेंज करेंगे आपस में। सर सर एक्सचेंज इन वेलोसिटी का मतलब एक्सचेंज इन डायरेक्शन भी होगा? वेलोसिटी पूरा, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों। ओके सर। पूरी वेलोसिटी ही बदल जाएगी, मतलब कि जो रेड वाले की वेलोसिटी है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में, वो ब्लू वाले को ट्रांसफर हो जाएगी और ब्लू वाले के पास जो वेलोसिटी है वो रेड वाले को ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये इस तरीके से सिंपल प्रूफ है नंबर 1। नंबर 2, वेरी हैवी ऑब्जेक्ट कोलाइड हेड ऑन विद अ वेरी लाइट ऑब्जेक्ट। हैवी नहीं, बहुत ज्यादा हैवी, बहुत ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा लाइट ऑब्जेक्ट से कोलाइड करे जिसमें लाइट ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है पहले, मतलब m1 विच इज मच मच लार्जर देन m2। तो यहाँ ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करो यार, प्रैक्टिकल बात करिए। इमेजिन करो कि 50 ग्राम की बॉडी और 50 किलोग्राम की बॉडी से कोलाइड करे। सर ट्रक और फ्लाई। ट्रक सर और उल्टा लिख दिया साइकिल। आपने। अरे मतलब टेबल टेनिस वाली जो बॉल होती है ना, टेबल टेनिस वाली प्लास्टिक वाली जो बॉल होती है, टेबल टेनिस खेलते हैं जिससे, कितनी हल्की होती है। उस टेबल टेनिस की बॉल से अगर आप लेदर की बॉल को कोलाइड करवाओ तो लेदर की बॉल का मास चेक करो और जिससे टेबल टेनिस खेलते हो उस वाली बॉल का मास चेक करो। सर ऐसा ही केस हमारे और अर्थ के बीच कोलिजन में भी होता है। बिल्कुल। तो इसमें ना एक बहुत प्रैक्टिकल बात है कि जो बहुत हैवी ऑब्जेक्ट होगा, बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट, उसमें ऑलमोस्ट कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो m1 जो कि बहुत ज्यादा हैवियर बॉडी मानी गई है, अगर ये u स्पीड से चल रही है तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन है कि कोलिजन के बाद m1 की जो वेलोसिटी v1 लिख रहे हो ना, ये v1 अभी भी लगभग u के बराबर ही चलेगा, ऑलमोस्ट u के बराबर है। इसमें प्रूफ नहीं मार्क कर सकते, इसको प्रूफ नहीं करेंगे। ये मतलब थोड़ा सा ना आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। सर मतलब V2 टेंडिंग टू 0 होगा ना? नहीं, v1 तो u के बराबर होगा। कंसेप्ट तो समझो कि जो हैवियर बॉडी है वो अनअफेक्टेड है। हैवियर बॉडी ऑलमोस्ट जिस वेलोसिटी पर पहले थी उसी वेलोसिटी से चलेगी। हैवी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू करेगा अपने मोशन को अनअल्टर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। प्रैक्टिकली मतलब देखिए मैथमेटिकली फर्क पड़ेगा, लेकिन अब वही बात है कि 1000 मीटर पर सेकंड में अगर 0.1 मीटर पर सेकंड कम भी हो गया तो क्या फर्क पड़ गया उसको, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो लगभग उतना मान के चलो कि हैवियर बॉडी की वेलोसिटी कोलिजन के बाद भी उतनी ही रही जितनी पहले थी। अब लाइट वाले बॉडी की क्या होगी? जो हमारा लाइट वाला ऑब्जेक्ट है, एक तरफ लाइट ऑब्जेक्ट है और एक तरफ हैवी ऑब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा हैवी, क्या होगा इसमें? एक बहुत ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट है और एक बहुत, तो लाइट वाली बॉडी की वेलोसिटी v2 निकालने के लिए आप ना रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट लगाओ। रिलेटिव स्पीड, कोलिजन से पहले रिलेटिव स्पीड, ध्यान दीजिए m2 रेस्ट पे है, तो कोलिजन के पहले की रिलेटिव स्पीड u माइनस 0 और कोलिजन के बाद की रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो v2 माइनस v1, जिसमें v1 अप्रोक्सीमेटली u है, v1 अप्रोक्सीमेटली u है, यानी v2 अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स ऑफ u आएगा, अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स ऑफ u आएगा। और यही कंसेप्ट लिखा हुआ है। लाइट ऑब्जेक्ट रिबाउंड्स मतलब मूव करेगा विथ अ स्पीड इक्वल टू ट्वाइस द इनिशियल स्पीड ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट, हैवियर की डबल स्पीड पे जाएगा। और तीसरे वाले केस में उल्टा हो रहा है, वेरी लाइट ऑब्जेक्ट
कोलाइड्स हेड ऑन विथ अ वेरी हैवी ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट। इसमें क्या फर्क आएगा? बहुत हल्की बॉडी बहुत भारी बॉडी से कोलाइड करे, उल्टा हो गया। एक बहुत लाइट बॉडी है और जा करके एक बहुत ही हैवियर ऑब्जेक्ट से कोलाइड हो रही, और वो हैवी वाला रेस्ट पे है, मतलब एक तरीके से पत्थर से सर जाके वो बाद में रेस्ट पर ही रह जाएगा ऑलमोस्ट। हाँ, मतलब सड़क पर एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है और जा करके उस पत्थर से आप भिड़ जाओ, तो फर्क किसको पड़ेगा? पत्थर को पड़ेगा या आपको पड़ जाएगा? तो मतलब 500 किलो 1000 किलो का पत्थर रास्ते में पड़ा है, उससे जाकर टकरा भी जाओगे तो पत्थर को कुछ नहीं होगा, पत्थर जहां था वही रहेगा, आपको डैमेज होगा। तो हैवियर बॉडी की जो वेलोसिटी v2 है वो ऑलमोस्ट जीरो मानेंगे, हैवियर बॉडी को लगभग रेस्ट पे मानेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। लेकिन लाइटर बॉडी की वेलोसिटी कैसे निकालोगे? तो लाइटर बॉडी की वेलोसिटी निकालने के लिए एक बार फिर रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाओ। v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u माइनस 0, जिसमें v2 अप्रोक्सीमेटली 0 है, v2 अप्रोक्सीमेटली 0। तो जैसे आया वैसे ही चल। हाँ, माइनस यू, v2 अप्रोक्सीमेटली जिस 0 है, वेलोसिटी यानी v1 माइनस u हो गया। v1 के माइनस u होने का मतलब, माइनस में आंसर आने का मतलब वापस चले गए, रिटर्न कर गए, जिस स्पीड से आए थे उसी स्पीड से रिटर्न हो गए। ठीक है, सो ये दो एक्सट्रीम केसेस हैं, ध्यान रखना, 3 स्पेशल केसेस हैं ये। इनमें मोमेंटम कंजर्वेशन लास्ट के दोनों में जरूरत नहीं पड़ती है आपको, लास्ट के दोनों में आप रिलेटिव स्पीड वाली इक्वेशन से काम चला सकते हो। और एक फैक्ट यूज करना कि बहुत ज्यादा हैवियर ऑब्जेक्ट है, बहुत ही ज्यादा हैवियर ऑब्जेक्ट है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो जहां जैसा था वैसा ही रहेगा। इसको समझने के लिए कुछ क्विजेस है हमारे पास, इसका आंसर दें पहले तो, आगे बढ़ने से पहले कुछ थ्योरेटिकल क्विज जैसे मैंने हमेशा बनाई हुई है। पहले वाले को रीड करो, बताओ इसमें एबीसी में से कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, फर्स्ट वाले में। परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोलिजन, बताएं। सर टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा सिस्टम पर। ठीक है, ये तो अभी पीछे लिख करके बढ़ा है। हाँ, अभी 4 पॉइंट्स लिखे थे, उन्हीं का क्वेश्चन है। तो पहला तो ठीक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। सेकंड नंबर पॉइंट, सर तीनों ही सही लग रहे हैं। तो बी वाला सही होगा। सभी सही होगा। बी वाला सही होगा। देखिए एक बार बताएं, सुनना मेरी बात, यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये यस सेम, सर, उसमें ईच मोमेंट लिखा हुआ है। ये सेम है। यानी कि ड्यूरिंग कोलिजन में इंक्लूड कर रहे हो, वो तो हो नहीं सकता। ड्यूरिंग कोलिजन नहीं कंजर्व होता, नहीं बहुत देर बाद कोलिजन के नहीं होगा। ड्यूरिंग भी नहीं होता, कोलिजन के बीच जब कोलिजन हो रहा होता है तब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, क्योंकि जिस समय दो बॉडीज कोलाइड होती हैं उस समय वो एक दूसरे को डिफॉर्म करती हैं। सी वाला सही होगा सर। ये वर्ड्स का गेम है इस क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना तो फंस जाओगे यहाँ पर, इसीलिए देखो ध्यान से पढ़ो। जस्ट बिफोर कोलिजन इज सेम एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जस्ट आफ्टर कोलिजन, मैं ऐड कर दे रहा हूँ, बट नॉट ड्यूरिंग कोलिजन। मैं ऐड कर दूं ताकि ऐसी कोई गलती दोबारा ना करना। तो बी नहीं सही है, सी वाला। सर वो तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो गई, डिक्रीज और इंक्रीज हो फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं होगा, जब काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद एक ही है लेकिन बीच में कंजर्व नहीं है। तो भले ही नेग्लिजिबल, बट शुरुआत में थोड़ी कम हुई होगी फिर बढ़ी होगी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी पहले डिक्रीज होती है और फिर बढ़ जाती है वापस। काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस करती है और फिर इंक्रीज कर जाती है वापस। तो ये देखो यहाँ लिखा है ड्यूरिंग, वर्ड्स पे ध्यान देना यार, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोलिजन की बात कर रहे हैं आपसे, मतलब जब कोलिजन हो रहा है उस समय की बात हो रही है, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद की बात नहीं कर रहे हम। और दूसरी वाली क्विज का क्या आंसर देंगे यार? सर ई लग रहा है।
टेबल टेनिस बॉल इज, सुनिए तो, थ्रोन एट द स्टेशनरी बॉलिंग बॉल। अब देखो वही एग्जांपल है टेबल टेनिस वाला, यहाँ कौन सा है? बहुत लाइट ऑब्जेक्ट को बहुत हेवी की तरफ तो फेंकती है। टेबल टेनिस बॉल मतलब बहुत हल्की होती है, मतलब ग्राम्स में होती है, बहुत प्लास्टिक की बॉल होती है। और बॉलिंग बॉल का मतलब जो आप, ये बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है। तो मेटल टाइप की। हाँ, तो क्या होगा इसमें? टेबल टेनिस बॉल मेक्स, The same maximum moment and the same kinetic energy. अच्छा देखो तो क्या लिखा है, कंपेयर्ड विद द बॉलिंग बॉल आफ्टर द कोलिजन डज द टेबल टेनिस बॉल हैव सेम मोमेंटम एंड सेम सर मैग्नीट्यूड? एक सेकंड, ये ना होता क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन बड़े क्लोज होते हैं यार, बहुत ही क्लोज ऑप्शन लगते हैं ऐसे। बट अगर इसमें देखोगे ना ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए, कंपेयर करना है यार, कंपेयर्ड करो ना, कंपेयर्ड विद द बॉलिंग बॉल आफ्टर द कोलिजन डज द टेबल टेनिस बॉल विल हैव, मतलब आपको टेबल अरे क्वेश्चन सुनो, सर टेबल काइनेटिक एनर्जी तो होगी ज़रूर। होगी, लेकिन कंपेयर करो उसको बॉलिंग बॉल के कंपैरिजन में कैसी होगी। उस बॉलिंग बॉल के कंपैरिजन में टेबल टेनिस बॉल के पास जो मोमेंटम और एनर्जी है, क्या होगा वो? सर बॉलिंग बॉल तो रुक ही सर रही सर है। अप्रोक्सीमेटली तो सेम होना सर चाहिए। ऑप्शन ए। देखिए सर सुनिए ए लग सुनिए रहा है। सुनिए सर सुनिए ये बॉल, सुनिए सर सुनिए, ए। अरे मैडम बात सुन लो मेरी, आपको समझ, देखो गड़बड़ है इसमें, बहुत तगड़ा लोचा है अगर इसमें ध्यान से फंसोगे। एक बात बताओ, क्या यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन वायलेट नहीं हो रहा है? अभी ज्ञान रुकना बच्चे, एक मिनट जरा। सेकंड नंबर केस पे देखो, सेकंड नंबर केस में हमने कहा कि हैवियर बॉडी उसी वेलोसिटी पे चल रही है, मतलब पहले भी यू वेलोसिटी पर, बाद में भी यू वेलोसिटी पर, और लाइटर बॉडी 2u पर चल रही है। और यहां पर क्या लिखा था अभी कि हर एक बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है। तो क्या मैं अपनी ही थ्योरी को कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा? सर कर रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब या तो पहले वाले पेज पे मैंने पॉइंट नंबर 3 गलत लिखा हुआ है, या फिर यहां पर गलत पढ़ा रहे हैं आपको, कहीं तो गलत हो रहा है। तो देखो ये क्या है ना, ये जो क्वेश्चन था वो ये समझने के लिए है, हैवियर बॉडी एग्जैक्टली यू वेलोसिटी पर नहीं चल रही है, ये सर वो तो अप्रोक्सीमेशन किया इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू, मतलब वो चेंज होगा, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू यू है, लगभग उसके बराबर है। ये सिंबल जो होता है ना, लगभग का होता है, ऑलमोस्ट बराबर है लेकिन एग्जैक्टली बराबर नहीं हो आप, मतलब डेसिमल के 4th प्लेस का भी अगर डिफरेंस आ रहा है तो डिफरेंस है वो, दैट मीन्स। और यही चीज नीचे वाले में भी होगी कि जब लाइट बॉडी हैवियर बॉडी से कोलाइड करेगी तो हैवियर बॉडी एग्जैक्टली रेस्ट पे नहीं होगी। हैवियर बॉडी को आप ये नहीं कह सकते हो कि वो एग्जैक्टली रेस्ट पे होगी, थोड़ा सा चलेगी, थोड़ा सा चलेगी, हल्का सा। तो उससे कंपेयर करना है तुमको लाइट वाली बॉडी को। अब मतलब अगर आप ये सोचते हो ना कि जो बॉलिंग बॉल है वो बिल्कुल ही नहीं चलेगी, चलेगी ही नहीं, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि एक बात बताइए, अगर हम एग्जैक्टली मान लेते हैं ना, अगर हम ये कह दें कि हैवियर बॉडी एग्जैक्टली रेस्ट पे है, फिर तो मोमेंटम ही कहां कंजर्व हुआ, फिर तो ये सारे पॉइंट कंट्राडिक्ट हो गए, लीनियर मोमेंटम ही कंजर्व नहीं रहा। मतलब कहने का ये है कि जो बॉलिंग बॉल है विल मूव स्लाइटली, हल्का सा चलेगा वो, लेकिन क्योंकि उसमें मास बहुत ज्यादा है, तो अगर वो थोड़ा सा भी चलेगा लेकिन मास बहुत ज्यादा है उसमें, आप सोचो क्या आंसर आएगा। सपोज एक बॉडी का अरे क्या बात कर रहे हो, एक बॉडी का मास 10 टू द पावर 5 किलोग्राम का है और वेलोसिटी उसकी 0.1 मीटर पर सेकंड है। अब बताओ कितना मोमेंटम है इसके पास? सर 10 to the power 4। 10 to the power 4। तो क्या छोटा मोमेंटम है ये? बहुत बड़ा है। मतलब आपको कंसेप्ट यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा हूँ कि मोमेंटम में मास और वेलोसिटी दोनों को देखना होता है। अगर कोई बॉडी धीमे धीमे चल रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसका मोमेंटम नेग्लिजिबल है। धीमे धीमे चलने का ये मतलब नहीं कि आप कह सकते हो कि मोमेंटम जीरो हो गया उसका, हो सकता है मास बहुत ज्यादा उसमें।
तो मोमेंटम आपने कितना कैलकुलेट किया, 10⁴। काइनेटिक एनर्जी बताओ, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन है। 10⁻3 सॉरी p² / 2m सर 500 या फिर या फिर हाफ m v² कर लो, हाफ इंटू मास इंटू v² कर लो, 0.1 का स्क्वायर। तो क्या ये नेग्लेजिबल है? 500 जूल नेग्लेजिबल है? नहीं सर, कुछ भी नेग्लेजिबल नहीं है। यानी कि हैवियर बॉडी में अच्छा खासा मोमेंटम होगा, हैवियर बॉडी में अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। उसके कंपैरिजन में जो लाइटर बॉडी है उसका मोमेंटम भी कम होगा, क्योंकि कम और ज्यादा रिलेटिव टर्म है भाई। आपके नंबर कम है या ज्यादा है ये तो रिलेटिव है ना। अपनी रैंक से नीचे वाले को देख लो ज्यादा है, ऊपर वालों को देख लो कम है। कम ज्यादा कोई एब्सोल्यूट तो होता नहीं। अब बताओ सही से ऑप्शन कौन सा आएगा? डी। राइट, एप्रोप्रिएट ऑप्शन डी बनेगा। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, बता रहा हूं आपको। न्यूमेरिकल उतने कंफ्यूज नहीं करते जितने ये वाले क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। और सर एक चीज ये थी कि जो लाइट वाला बॉल है, मतलब टेबल टेनिस बॉल, सर उसका मास नेग्लिजिबल है एक तरीके से, बहुत कम है, लेकिन वेलोसिटी तो ज्यादा हो सकती है ना। नहीं होगी ना, कितनी ज्यादा वेलोसिटी दे दोगे आप टेबल टेनिस? प्रैक्टिकली सोचिए ना, टेबल टेनिस की वेलोसिटी को हम कितनी वेलोसिटी दे देंगे, कितनी स्पीड से भेजेंगे उसको? बुलेट की स्पीड से तो जाएगा नहीं। तो कुछ लिमिट होती है हर चीज की। अरे प्रैक्टिकल है यार, टेबल टेनिस खेल के देख लो ना, कितनी तेज मारोगे भाई उसको आप। जी सर 5-4 ऐसे होगी सर, ज्यादा से ज्यादा। दम पे डिपेंड करता है। अरे ये बात कर रहे हो तो एक काम कर लो, टेबल टेनिस की बॉल को और अपनी रेस कर लो, देखो कौन आगे निकलता है। मालूम चल जाएगा टेबल टेनिस की बॉल तेज भागती है कि आप तेज भागते हो। रेस कर लो। अब वो आपसे भी धीमे चलता है भाई। यस सर। आप क्रिकेट वाली बॉल कह सकते हो तो बॉलर पे डिपेंड करता है, वो 140 km/h पे फेंकते हैं बॉल वो लोग, तो उसके सामने आप बहुत धीमे हो। जो ना फास्ट बॉलिंग होती है जो, वो भी डिपेंड करता है बॉलर के ऊपर। चलिए अगला एक और क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, देखो ये तो खैर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मतलब देखो पहला क्वेश्चन मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लूंगा, बट इसके आगे कंसेप्ट है, तो ये स्ट्रेट मतलब फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है इसमें। कैसा है फॉर्मूला देख लो। दो पार्टिकल्स हैं m और 3m मास के, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, सेम इनिशियल स्पीड है, मास m ट्रेवलिंग टू द लेफ्ट है और 3m ट्रेवलिंग टू द राइट है। तो कुल मिलाकर के ये कहना चाह रहे हैं कि 3m मास जो है वो राइट साइड डायरेक्शन में v स्पीड से चल रहा है vi से, और m वाला मास लेफ्ट साइड चल रहा है vi से। ये जस्ट बिफोर कोलिजन है। और क्वेश्चन पूछा कि जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या वेलोसिटी होगी। सीधा सीधा क्वेश्चन है, फाइंड द फाइनल स्पीड्स ऑफ द पार्टिकल। तो पहले क्वेश्चन एलिमेंट्री वाला ही लेंगे, पहले बेसिक क्वेश्चन करा दें उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन में हम कुछ एज्यूम करेंगे। मान लेते हैं कि 3m वाले की वेलोसिटी v1 है और m वाले की वेलोसिटी v2 है। ये मैंने लेट किया है, मुझे नहीं पता कि ये दोनों किस तरफ जाएंगे। सर क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहले का दिया है ना, बाद का कहाँ दिया है? सर उसमें दिया है कि दे अंडरगो। चलिए देखते हैं, एक मिनट देखते हैं। मान लो अगर नहीं भी दिया होता कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी दिया होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डायरेक्शन अपने हिसाब से मान सकते हो। अब अपने हिसाब से का मानने का मतलब ये नहीं है कि एक्स एक्सिस के मोशन की डायरेक्शन को वाई एक्सिस मान लेना। अपने हिसाब से मानने का मतलब कि एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव नेगेटिव मान सकते हो। ये नहीं कि अब आप हमको चॉइस मिल गई है तो हम बॉडी को जेड एक्सिस पर मान लेंगे। अब हाइपोथेटिकल बात नहीं करेंगे। इक्वेशंस क्या बनाएंगे? एक मोमेंटम कंजर्व कराओ, तो मोमेंटम कंजर्व करके इक्वेशन लिखो। लेकिन उसके पहले ना एक राइट वाले को पॉजिटिव और लेफ्ट वाले को नेगेटिव कन्वेंशन दे देते हैं। तो मोमेंटम में 3m इंटू vi पॉजिटिव मोमेंटम लिखेंगे और m vi को नेगेटिव मोमेंटम करेंगे वेक्टर क्वांटिटी की वजह से, और बाद में 3m v1 प्लस m v2। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। और दूसरी रिलेटिव स्पीड वाली, तो रिलेटिव स्पीड वाली इक्वेशन बना लेते हैं। कोलिजन से पहले वो दोनों एक दूसरे की तरफ आए हैं, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 2vi, और कोलिजन के बाद की रिलेटिव स्पीड है v2 माइनस v1।
अब सॉल्व करो साइमल्टेनियसली, क्या आ रहा है आंसर इसको। सर माइनस v और v। तो अगर कोई माइनस में आ रहा है इसका मतलब मैंने गलत डायरेक्शन मान लिया था। अगर v1 v2 में से कोई वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब उसका डायरेक्शन गलत हो गया है। कितना आ रहा है इससे, v1 कितना आ रहा है और v2 कितना आ रहा है। साइमल्टेनियसली अगर सॉल्व करें इन दोनों इक्वेशंस को तो v2 ये माइनस v1 है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 3v1 4v1 हो जाएगा। सर v2 माइनस v और v1 v। ओके v1 v है और v2 माइनस v है। नहीं यार कोई गड़बड़ है। तो सर उल्टा बोल दिया। तो भी गलत है, तो भी इतना नहीं आएगा। v1 v2 की ये वैल्यूज नहीं आएगी। दोनों की वैल्यू vi के बराबर नहीं आ सकती, कोई एक ज्यादा आएगा। सर v2 आएगा ज्यादा। ये कितना, दो इक्वेशन बनी है, इतना टाइम लगा रहे हो सॉल्व सर करने में। 2v आएगा। v2 यस सर। चलो मान लेते हैं। और v1 कितना आ रहा है फिर। नहीं सर कुछ गलत है। सर v/2 एक सेकेंड यार। अबे हम बताया, हम ऐसे लेना, अब आगे सर करेंगे। v1 0 होगा। सर v1 0 आ रहा है। यस सर ये v1 सर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है सर। मतलब तभी पेन वो 2v आएगा। पेन पेपर लेके नहीं बैठे हो क्या आप। v1 0 आ रहा है, v2 कितना आ रहा है। सर 2 2v है। 2v 2v आई। 2v यार। सर तो एक कोलिजन इलास्टिक कैसे होगा। क्यों, क्या दिक्कत है। ये कहाँ लिखा है कि जीरो वेलोसिटी नहीं आ सकती। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। यस सर समझ गए। तो बॉडी स्टॉप तो हो ही सकती है। नेक्स्ट आइए। यस मोमेंटम कंजर्व। चलिए, जितना अभी तक डिस्कस किया ना उसके ऊपर ये मैचिंग है। जितना भी अभी तक 2-4 क्वेश्चन किए हमने ना उसके ऊपर एक मैचिंग है। कराओ क्या आएगा आंसर। थोड़ा सा मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी ऐड करे हैं आज। कंप्रीहेंशन, मैचिंग, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, मतलब पेपर स्टाइल में थोड़ा सा क्वेश्चन लेकर के आए हैं कि देखो कैसे होता है। क्योंकि सब्जेक्टिवली करते करते थोड़ी प्रैक्टिस वो फील नहीं आता एग्जाम वाला। स्फीयर ऑफ मास m1 moving with velocity v0 hits a sphere of mass m2 which is at rest. कोलिजन इलास्टिक और सेंट्रल है। सेंट्रल मतलब हेड ऑन, सेंट्रल मतलब हेड ऑन कोलिजन है। और कोलिजन के बाद की वेलोसिटीज को u1 और u2 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। कोलिजन के बाद पॉजिटिव डायरेक्शन v0 को लेना है। अब बताओ पॉइंट P, मतलब पॉइंट P की मैचिंग 1 to 7 में से किनके साथ पॉइंट P मैच करेगा। करना चाहोगे, आई मीन अटेम्प्ट करना चाहोगे। यस सर। यस सर। चलो ट्राई कर। हाँ मैचिंग है। मल्टीपल मैचिंग है, मैट्रिक्स मैच बोलते हैं। मतलब ऑप्शन P, मतलब P वाले के कई सारी मैचिंग होती है। करो। देखिए, दो तरीके से करा सकता हूँ। अगर मेरे से पूछोगे तो मैं तो मुश्किल से इसको 1 मिनट लगेगा, बट अभी आपको समझाने के लिए मैं पहले इसका एक लंबा मेथड ले रहा हूँ, सब्जेक्टिव मेथड, लॉन्ग मेथड। तो क्या है, देखिए मेथड ये है कि हम इसको जनरलाइज वे में सॉल्व करें कि m1 मास v0 वेलोसिटी से चल रहा है, m2 मास रेस्ट पे है, ठीक है। ये स्टेटस है कोलिजन से पहले। कोलिजन के बाद ये मान लेंगे कि मानना क्या है, m1 की वेलोसिटी u1 और m2 की वेलोसिटी u2। ये लिखा हुआ है, मानना नहीं है इसमें, ये कहा गया है तुम्हें। तो इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशंस बना करके एक तो मोमेंटम वाली इक्वेशन बन जाएगी m1 v0 बराबर m1 u1 प्लस m2 u2। ये मोमेंटम वाली इक्वेशन बन गई। और एक रिलेटिव स्पीड वाली,
तो रिलेटिव स्पीड वाली इक्वेशन जो बनेगी, रिलेटिव स्पीड की इक्वेशन निकालोगे तो v नॉट u2 minus u1 u2 माइनस u1। अब पता नहीं आप लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने में, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो अभी। मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने कई बार सॉल्व कर रखा है, इसलिए हम डायरेक्ट भी लिख लेते हैं, हमें याद भी रहते हैं। इसमें जो u2 आएगा वो आपका आएगा 2 टाइम्स ऑफ m1 2 डिवाइडेड, m1 u1 divided by m1 minus m2। नहीं बच्चा ये आएगा 2 m1 बाई m2 इंटू वी नॉट, ये u2 की वैल्यू आएगी। और u1 की वैल्यू मिलेगी तुमको m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू वी नॉट। वेरीफाई करके देख लो आप चाहो तो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 की सॉल्व करने पर u1 और u2 की वैल्यूज। तुम लोग पूछते हो ना कि सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस क्यों नहीं होते, हम लोग को आता सब कुछ है। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि मैथमेटिकल पोर्शन अपना स्ट्रॉन्ग करिए आप लोग। भाई मैं तो 15 क्वेश्चन कराऊंगा और 15 क्वेश्चन में 2 ही काम करूंगा, मोमेंटम की इक्वेशन और रिलेटिव स्पीड की इक्वेशन। मेरा काम वहां से खत्म हो जाता है, मतलब फिजिक्स का काम खत्म हो गया, इक्वेशंस बन गई, फिजिक्स खत्म, आ गई मैथ आपकी। और डे 1 से मैंने हमेशा कहा है ये रीजन है एग्जाम्स में परफॉर्मेंस के डाउन होने का। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि सर हमें आता सब कुछ है, नंबर नहीं आते मेरे। कंफर्म करेंगे ये सही है, मतलब जो लिखा है u1 u2 नहीं आ रहे, कुछ और आ रहे हैं इसके हिसाब से। तो मैं अपने हिसाब से कंफर्म हूँ, बिकॉज कई बार कर चुके हैं इसको। ठीक है, देखो अब आंसर लाओ। अब एक एक करके चलो। पहले वाले में जब m1 लेस देन m2 है, m1 लेस देन m2, एक बात समझो, u2 हमेशा पॉजिटिव आएगा, u2 में नेगेटिव आने का कोई स्कोप नहीं है। u2 की एक्सप्रेशन में कहीं माइनस है ही नहीं, तो u2 कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, u2 हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यानी कि तीनों ही केसेस में एक चीज तो कॉमन है कि u2 पॉजिटिव, यानी कि सेकंड नंबर वाला कंसेप्ट p से भी जाएगा, सेकंड नंबर वाला q में भी आएगा और सेकंड नंबर वाला r में भी आएगा। इररिस्पेक्टिव तीनों ही केसेस में u2 पॉजिटिव रहेगा, u2 कभी नेगेटिव होने का चांस नहीं है। हाँ, u1 के नेगेटिव होने का चांस है सब पहले वाले केस में। पहले वाले में अगर m1 लेस देन m2 है तो न्यूमरेटर में माइनस आ जाएगा, m1 माइनस m2 नेगेटिव आ जाएगा अगर m1 छोटा है तो u1 नेगेटिव होगा फर्स्ट केस में। तो यहाँ पर थर्ड केस में पॉजिटिव होगा, थर्ड में पॉजिटिव होगा u1, तो उसका मतलब फिर हमारे पास फोर्थ ऑप्शन बना वहां पर। और m1 m2 बराबर हो गए तो u1 जीरो भी हो जाएगा अगर m1 m2 बराबर हो गए, यानी सिक्स्थ वाला। इसके बाद एक बार बताओ, m1 अगर m2 से छोटा है तो ये जो आपका 2m1 वाला टर्म है ना, इसको एक बार काम करते हैं, 2m1 वाले को स्प्लिट कर देता हूं मैं, 2m1 वाले को इंटेंशनली m1 प्लस m1 कर देते हैं। हाँ, अब बताओ क्या होगा अगर m1 प्लस m1, तो अगर m1 छोटा है m2 से तो ये पूरा न्यूमरेटर 1 से छोटा आएगा या 1 से ज्यादा आएगा, देखो जरा। तो छोटा आएगा 1 से, तो छोटा आएगा। m1 प्लस, दोनों में m1 आया, एक में ऊपर प्लस m1 कर रहे, नीचे प्लस m2 कर रहे, और m1 छोटा है तो न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी फिफ्थ वाला ऑप्शन, यानी u2 लेस देन v नॉट होगा, u2 लेस देन v नॉट। तो इसमें फिफ्थ वाला ऑप्शन भी आ गया। Q वाले में m1 m2 बराबर कर लेते हैं, m1 m2 बराबर करने पर u2 की क्या वैल्यू बनेगी, m1 m2 बराबर सब v नॉट, u2 v नॉट हो गया। u2 v नॉट होने का मतलब सेवेंथ, m1 मोर देन m2, नेचुरली m1 मोर देन m2, u2 की वैल्यू v नॉट से बड़ी होगी। हाँ, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। लेकिन वो कैसे प्रूफ करोगे कि 2 v नॉट से छोटा होगा, ये प्रूफ कैसे करोगे? थर्ड ऑप्शन तो सर उसको एक बार 2 v नॉट के बराबर रख के देख लेंगे, तो उसके बाद। हाँ चलिए ठीक है, अभी और बता देते हैं ये लेकिन अब देखो ये होता, देखिए ये एग्जाम वाला क्वेश्चन है, मेरे बात सुनना, हम एक मेथड फॉलो कर रहे हैं। अब ये मेथड टाइम कंज्यूमिंग है,
क्या ये एग्जाम के लायक का मेथड है? होम प्रैक्टिस करने पर अलग बात होती है, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको स्पीड चाहिए होती है। अभी भी देखो मेरे सारे आंसर्स कंप्लीट हो गए, मेरे ख्याल से सब कुछ हो गया, कुछ रह तो नहीं गया इसमें। हाँ, तो मतलब हर एक के 3-3 ऑप्शन मैच कर रहे हैं। अब अगर इस क्वेश्चन को आप चाहते, मतलब अगर आप चाहते इस क्वेश्चन को ना, तो थोड़ा सा एप्टीट्यूड लगा करके ना डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। कैसे? सर फर्स्ट ऑप्शन में 1 2 तो देखते ही समझ में आ रहा था। एक मिनट, इन 3 प्रॉपर्टीज को यूज करके। यस सर। वो जो 2v0 का कंसेप्ट है यहाँ से है 2u, कि बहुत हैवियर बॉडी बहुत लाइट बॉडी से। देखिए मैं 3 केसेस दिखाता हूँ आपको, 3 केसेस समझो, 3 एक्सट्रीम केसेस। 3 एक्सट्रीम केसेस में m2 को हम फिक्स कर देते हैं, m2 को फिक्स कर दो आप। पहला वाला केस लो जिसमें कि बॉडी m1 जो आ रही है वो m2 के बराबर है, तो ये आपका फर्स्ट केस हो गया है, m1 इक्वल टू m2 वाला केस, पहला वाला। यही तीनों प्रॉपर्टीज थी, अगर ध्यान से देखा होता ना तो आपका आंसर आ गया होता। पहला इक्वल मास, एक में m1 ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और एक में m1 बहुत कम है। तो हम दूसरा केस लेंगे जिसमें m1 बहुत बड़ा मास है, बहुत ज्यादा है, m1 मच मच लार्जर देन m2। और तीसरा केस जो हम लोगों ने पीछे स्पेशल वाले में डिस्कस किया था कि m1 बहुत छोटा है m2 से। यही 3 एक्सट्रीम केसेस आ सकते हैं। 3 एक्सट्रीम केसेस यही तो हो सकते हैं कि m1 m2 बराबर है, बहुत ही ज्यादा है और बहुत ही कम है। पहले वाले में क्या बताया गया था आपको? क्या ये वेलोसिटी एक्सचेंज नहीं कर जाएंगे? सर कर देते हैं। मतलब अगर ये v0 और ये 0 है कोलिजन से तो पहले, 0 0 सुनो हो जाएगा। सुनो, मैं इसी के नीचे ग्रीन कलर से कोलिजन के बाद वाला दिखा रहा हूँ। तो कोलिजन के बाद m1 0 हो जाएगा, m2 v0 से चलेगा, एक्सचेंज हो गई वेलोसिटी। रेड कलर कोलिजन से पहले के लिए यूज कर रहा हूं और ग्रीन कलर को यूज कर रहा हूं कोलिजन के बाद के लिए। दूसरे केस में m1 v0 से आ रहा है, m2 0 पे है। क्या क्या रिजल्ट आया था इसके अंदर बताओ जरा? जब बहुत बड़ा है, m1 बहुत ज्यादा होगा, तो कोलिजन के बाद m1 कितने पे दिखाओगे? अगर m1 बहुत बहुत ज्यादा है, m2 से बहुत बहुत ज्यादा है, तो u1 पॉजिटिव हो जाएगा। v0 से थोड़ा सा कम। तो हम v0 से थोड़ा सा कम होगा, लेकिन वो डेल्टा लिख सकते हो, डेल्टा लगभग 0 होगा, टेंडिंग टू 0। ऑलमोस्ट v0 रहेगा, लेकिन थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब लेस देन v0 होगा। और m2 के बारे में क्या कहा गया था कि जो लाइट बॉडी थी इसके बारे में क्या प्रूफ किया था कि ये डबल वेलोसिटी चलती है। 0 से थोड़ा ज्यादा 2v0 से थोड़ा सा कम रहेगा। 2v0 एग्जैक्टली 2v0 नहीं होगा, हल्का सा कम होगा। और जब m1 बहुत लाइट है और m2 बहुत हैवी है तो क्या था? देखो m1 की वेलोसिटी v0, m2 की वेलोसिटी 0। क्या रिजल्ट था? m2 लगभग 0 रहेगा, लगभग, लेकिन एग्जैक्टली नहीं रहेगा। तो ये 0 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 0 प्लस डेल्टा कर देंगे इसको। और m1 वाला रिवर्स हो गया था, लगभग भी रिवर्स हुआ था ना ये। यस सर। मतलब नेगेटिव हो गया था। क्या ऐसा नहीं लगता कि इससे आपके ऑप्शन मैच कर जाते? यस सर। अगर दिमाग लगाओ तो मैच कर जाएंगे ऑप्शन सारे। यस सर, कर जाएंगे। करके देखना आप, तीनों केसेस के ऑप्शन यहीं पर हैं। अब अगर वो देखिए, अगर m1 बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये 2v0 से अच्छा खासा रिड्यूस करेगा। देखिए m1 बहुत ज्यादा है तो 2v0 से थोड़ा सा कम कर रहे हैं, m1 मोर देन m2 होगा, तो ये तो क्लियर है कि 2v0 से तो कम ही होंगे, लेस देन 2v0 का, इसीलिए यहाँ पर टर्म आ रहा है आपका लेस देन 2v0।
और तीनों ही केसेस में आपको नहीं लग रहा है कि M2 हमेशा पॉजिटिव साइड जाएगा? M2 हमेशा पॉजिटिव साइड जाएगा। सर हाँ जी। सर जो ये थर्ड वाला केस आपने लिया है सर, उसमें भी जो V0 बाद में है मतलब कोलिशन के बाद वो हाँ, भी थोड़ा सा तो कम होगा ना हाँ, साथ में? मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है, माइनस डेल्टा करेंगे। हाँ। मतलब देखो ये दो तरीके होते हैं, या तो आप फिजिक्स लगा करके न्यूमेरिकल बता दो या मैथ लगाओ। तो ये आपका मैथमेटिक्स है कि आप इक्वेशन लगाओ। अब तुम देखो हर स्टूडेंट्स की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, किसी का मैथमेटिकल एंगल स्ट्रांग होता है, किसी का रीजनिंग स्ट्रांग होती है। तो ये नहीं कह सकते कि हम कौन सा मेथड लगाएं, ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी रीजनिंग स्ट्रांग है या तुमको हर क्वेश्चन में इक्वेशन बना के सॉल्व करना ज्यादा अच्छा लगता है। मेथड दोनों ही है आपकी। एक ये क्वेश्चन देखते हैं, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। हाँ रास्ता ठीक है, पता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अभी यहाँ पर भी डिपेंड करता है कि आप फिजिक्स लगाते हो कि मैथ लगाते हो। ये चॉइस हमेशा आएगी तुम्हारे सामने। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा तब तक आपने? पढ़ लिया क्वेश्चन? सर इसका आंसर सी है। मुझे नहीं पता कैसे। कैसे आएगा बच्चे? सर M और 2M में काफी अच्छा खासा डिफरेंस है, M का ही डिफरेंस है, तो सर अच्छा जिस खासा वेलोसिटी कहाँ से डिफरेंस? M आएगा उसी से वापस अच्छा, चला जाएगा। अब अच्छा खासा डिफरेंस कहाँ हुआ ये? मतलब डबल। अरे तो क्या बात कर रहे हो, किसी के नंबर तुमसे डबल है तो अच्छा खासा डिफरेंस हो गया। और सर रिलेटिव वेलोसिटी भी लगा सकते हैं। हाँ, अच्छा खासा डिफरेंस वाला केस नहीं है ये। रिलेटिव वेलोसिटी से आ जाएगा 2πr/v। हाँ ये लगा सकते हो। कोलिजन कैसा है? ये इलास्टिक है, इलास्टिक है। देखो क्या करोगे ना, कोलिजन के बाद ये दोनों मासेस चलेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कितनी वेलोसिटी चलेंगे। तो m वाला मास चलेगा और कोलिजन के बाद 2m वाला मास भी चलेगा, दोनों चलेंगे। m वाला v1 से चलेगा और 2m वाला v2 से चलेगा। बिफोर और आफ्टर। लेकिन v2 माइनस v1 की वैल्यू कितनी होगी यार? v2 माइनस v1 की वैल्यू रिलेटिव स्पीड वाले, हाँ ये v होगी। फोर्थ नंबर पॉइंट की रिलेटिव स्पीड तो उतनी ही आएगी। पॉइंट 4 यूज करना है न्यूमेरिकल में, जो थ्योरी का पॉइंट नंबर 4 मतलब रिलेटिव स्पीड वाला पॉइंट। और रिलेटिव स्पीड का फिजिकल मतलब क्या बताया गया था? जब आप a विथ रिस्पेक्ट टू b लेते हो तो क्या हो जाता है? इसका मतलब क्या मानते हैं इसमें कि अगर हम दो मासेस के बीच रिलेटिव स्पीड लगा रहे हैं सर तो जिसके रिलेटिव ले रहे हैं वो रेस्ट पे हो जाता है। तो ठीक है, v1 तो रेस्ट पे हो गया। इसका मतलब ये तो हुआ ना, इसका मतलब ये तो हुआ कि अगर आप m को रेस्ट पर एज्यूम कर लो, अगर हम ये मान लें कि m वाला रेस्ट पर है, यही तो रिलेटिव का फिजिकल मतलब है कि एक बॉडी को रेस्ट पर मान ले तो दूसरी बॉडी रिलेटिव स्पीड से चलती है और रिलेटिव स्पीड v है। डिस्टेंस 2πr है। अब अगर आप m को रेस्ट पे मानोगे तो 2m वाला पूरा एक चक्कर लगा करके आएगा, तब जाकर के इससे कोलाइड करेगा फिर से। तो टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव डिस्टेंस होगा 2πr अपॉन रिलेटिव स्पीड v। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, एक्चुअल में m मास रुकेगा नहीं, एक्चुअल में कोलिजन के बाद m और 2m दोनों चलेंगे। हाँ जी ठीक है, m भी चलेगा 2m भी चलेगा एक्चुअल में, लेकिन मैं उनकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकाल करके क्या करूंगा? मुझे उसका कोई काम ही नहीं है। दोनों की एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालने का कोई फायदा ही नहीं है मुझे,
क्योंकि जब मेरा पर्पस रिलेटिव स्पीड से हो जा रहा है, लास्ट पॉइंट लगा करके डायरेक्टली क्वेश्चन हो जा रहा है मेरा। मुझे कोई मतलब नहीं कि ये दोनों कितनी कितनी स्पीड पर चलेंगे, मुझे ये पता है कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा वाला v से चलेगा, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरी बॉडी v से चलेगी। और रिलेटिव को काइनेमेटिक्स में पढ़ाया गया था कि जब आप एक बॉडी का मोशन दूसरे के रिलेटिव देखते हो तो एक को स्टेशनरी मान लेते हो। समझ आया पॉइंट या अभी नहीं आया? यस सर। है ना, ये एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस हैं कि आपको क्या स्ट्राइक कर रहा है, मैथमेटिकल करना है कि फिजिक्स के थ्रू करना है इसको। एक्सक्यूज मी सर, सर इसमें एक चीज ये कर सकते हैं कि हम उनके मासेस को डिफरेंस को एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना के फिर इसको सॉल्व कर दें? ना, नहीं 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 नहीं, वैसे सर इस वाले में चल जाएगा बट बाकी क्वेश्चंस तो नहीं करेंगे। तो हर क्वेश्चन में एक ही मेथड भी तो नहीं लगता है ना यार, यही तो प्रॉब्लम है। सर चार देखो, इलास्टिक कोलिजन की 4 पॉइंट्स हैं। अब उसमें से मैंने कहा था ना स्टार्ट वहीं पर थ्योरी के टाइम पर बोल दिया था कि अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट लगेगा। यस सर, यस सर। तो मैं एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ कहाँ कहाँ पर सोचना होता है, लेकिन ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है यार, ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। खतरनाक मतलब बेसिकली इसके अंदर मिक्स्ड है कंसेप्ट्स। इसमें क्या हुआ है देखो, ये वही जॉर्ज और गोरिल्ला वाला है, वैसा ही है जॉर्ज एंड गोरिल्ला वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो इसमें भी 2 स्ट्रिंग्स हैं, वैसे जस्ट लाइक गोरिल्ला वाला कंसेप्ट जो था वही है। तो इस तरफ एक 2m मास है, दूसरी साइड पर एक m मास है, दोनों कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड है। एज अ पेंडुलम m वाला भी नीचे आ रहा है, एज अ पेंडुलम 2m वाला भी नीचे आ रहा है, और बॉटम पॉइंट पर आकर के ये दोनों आपस में आमने सामने से टकरा गए। कोलिजन, आमने सामने की कोलिजन मतलब कि हेड ऑन कोलिजन, दोनों बॉडी बिल्कुल ठीक है ना, आप चल रहे हो और आपके सामने से टक्कर हो जाएगा सामने से, तो ये m मास वाली बॉडी और ये 2m मास वाली बॉडी एक दूसरे के आमने सामने आ गए। कितनी वेलोसिटी से आएंगे ये निकालना होगा तुमको, मतलब ये फिर वही पार्ट है जस्ट बिफोर कोलिजन। क्या किया था हम लोगों ने गोरिल्ला वाले क्वेश्चन में, इसमें ये वेलोसिटी निकालने के लिए सर इंडिविजुअली एनर्जी कंजर्व कर दी थी। करा दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अगर ये l लेंथ की स्ट्रिंग्स मान लेता हूँ? तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन तो गलत है, √2gl और ये √2gl। इसके बाद कोलिजन, ये फेज 1 है क्वेश्चन का। फेज 2 में ये दोनों बॉडीज कोलाइड होंगी और कोलिजन के बाद इनकी कुछ वेलोसिटीज आएंगी। कितनी कितनी आएंगी देखते हैं। कोलिजन के बाद एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, कोलाइड होने के बाद ये दोनों फिर जैसा कोलिजन होगा उसके हिसाब से चलेंगे। तो किधर किधर चलेंगे देखो जरा इसको। कोलिजन होने के बाद मैं ये मान लेता हूं कि m मास की बॉडी लेफ्ट साइड v1 पर आ गई और 2m मास की बॉडी राइट साइड v2 पर चली गई जस्ट आफ्टर कोलिजन। JAC कर दे रहे। इस v1 v2 को निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन बनाई जाएगी, है ना? सर एक तो कंजर्वेशन मोमेंटम, दूसरा रिलेटिव वेलोसिटी। लगाते जाए जल्दी जल्दी। तो मोमेंटम कितना है देखिए, राइट साइड को पॉजिटिव मान लेते हैं और लेफ्ट साइड को नेगेटिव मान लेते हैं। तो m इंटू √2gl, ठीक है ना, m इंटू √2gl का मोमेंटम राइट साइड पर और 2m इंटू √2gl का मोमेंटम लेफ्ट साइड पर, तो -2m इंटू √2gl। ये कोलिजन से पहले का मोमेंटम बराबर कोलिजन के बाद वाला मोमेंटम। कोलिजन के बाद m इंटू v1 नेगेटिव हो जाएगा और 2m इंटू v2 पॉजिटिव रहेगा। ये एक इक्वेशन बनी, इसमें सारे m कैंसिल हो जाएंगे। और एक रिलेटिव स्पीड, कोलिजन से पहले ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, आमने सामने एक दूसरे की तरफ चल रहे थे, तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाओगे तो रिलेटिव स्पीड 2 टाइम्स ऑफ √2gl होगी। और कोलिजन के बाद ये भी फिर से ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो फिर रिलेटिव स्पीड v1 प्लस v2 होगी, क्योंकि रिलेटिव स्पीड के लिए वेलोसिटीज को वेक्टर के हिसाब से सब्ट्रैक्ट करते हो और दो अपोजिट वेक्टर जब सब्ट्रैक्ट होते हैं तो बेसिकली उनका मैग्नीट्यूड ऐड हो जाता है। अब इसको फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करके तुमको v1 v2 निकालना है ना, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम टेकिंग होगा।
V1 और V2 की वैल्यू निकालनी होगी। ये सारे m कैंसिल करो, दो इक्वेशंस बन गई हैं, दो अननोन्स हैं V1 और V2। और मैं आंसर बोल सकता हूं, लेकिन मैं मतलब चाहता तो यही हूं कि भाई आप सॉल्व करें। आप भले ऑनलाइन क्लास में बैठे हो चाहे जैसे भी क्लास में बैठे हो, बट एटलीस्ट पेन पेपर यूज तो करें थोड़ा सा कि क्या आ रहा है V1 और क्या आ रहा है V2। और नहीं करोगे, अगर आप कॉपी कर रहे हो तो बच्चा नुकसान अपना ही कर रहे हो, मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आंसर क्या आएगा। V1 सॉल्व करने के बाद, सर या तो जब आप नोट्स दीजिएगा तब भी भेज दीजिएगा आंसर लिखकर। नहीं अभी तो आंसर कंप्लीट करना है तो इसको बताना पड़ेगा। V1 आपको बता दे रहे हैं, कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा √50 GL/9 और V2 आएगा √2 GL/9। करना है एक बार सॉल्व इसको। अब क्वेश्चन का फेज 3। फेज 3 में क्या होगा? क्वेश्चन के फेज 3 में जो ये रेड कलर से मैं पेंडुलम ड्रॉ कर रहा हूं ना, रेड कलर से जिस पेंडुलम को ड्रॉ कर रहे हैं, इसके बारे में ध्यान दो जरा। थोड़ा सा डायग्राम छोटा कर दिया, स्पेस नहीं है हमारे पास। पेंडुलम छोटा नहीं हुआ, बट डायग्राम छोटा करके बस ये कर रहे हैं। जो रेड वाला पेंडुलम की वेलोसिटी है जो कि √50 GL/9 है, क्या ये सफिशिएंट नहीं है कंप्लीट सर्कुलर मोशन करने के लिए? कितनी वेलोसिटी चाहिए होती है बॉटम पॉइंट पर सर्कुलर मोशन पूरा करने के लिए? √50। तो क्या उससे ज्यादा नहीं है? स्क्वायर रूट क्या है? बहुत ज्यादा कहा मैं, तुम 50/9 5 पॉइंट समथिंग है, बहुत ज्यादा। 5 पॉइंट कुछ है, मतलब कि सफिशिएंट है कुल मिलाकर के, सफिशिएंट टू कंप्लीट सर्कल। तो ये तो बॉडी कंप्लीट सर्कुलर मोशन पे चली गई 12, तो इसकी मैक्सिमम हाइट तो 12 हो गई। लेकिन दूसरी बॉडी जो है ब्लू वाली, उसके साथ देखो प्रॉब्लम। उसके पास वेलोसिटी इनसफिशिएंट है, हमें एनर्जी कंजर्व करनी पड़ेगी। ये पेंडुलम बनेगा, ये एज अ पेंडुलम चलेगा, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो √2 GL/9 है। तो ये कितनी हाइट तक जाएगा ये पता लगाने के लिए आप यहां पर एनर्जी कंजर्व कराओ 2m वाले का। तो हाफ 2m वेलोसिटी है इसकी √2 GL/9 का स्क्वायर, और राइट साइड पर अगर ये h हाइट पे चला गया तो यही एनर्जी पोटेंशियल में जानी चाहिए 2mgh। इससे सेकंड वाले की मैक्सिमम हाइट निकालनी होगी आपको। भाई रेड वाले का तो क्लियर हो गया कि रेड वाले की मैक्सिमम हाइट 2l आएगी, क्योंकि वो कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर रहा है। ब्लू वाला कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा, वो एज अ पेंडुलम चल रहा है, तो उसकी मैक्सिमम हाइट आपको निकालने के लिए एनर्जी कंजर्व करानी है। और फिर आप देखोगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अब जाकर के आप इन चारों ऑप्शंस की मैचिंग कर सकते हो। MCQ है ये भी, मोर देन वन करेक्ट। सर एक सी है, बी वाला नहीं है? तो बी सही है और डी सही है। ये सब बी और सी। 1:1 नहीं है वेलोसिटी, दोनों √2 GL पर आए हैं। हाँ सर, बी और सी। और कोलिजन के बाद एक √50 GL/9 आ रहा है और एक √2 GL/9 है, तो इनके बीच में क्या रेशियो बनेगा? √50 GL/9। 1:5। तो ये भी सही है। सर डी वाला सही नहीं है, लेकिन क्यों नहीं सही है? देखो तो डी वाला सही, एक की 2l एक की L/9 है। ये इधर से h निकालो, तो पहले इधर से h निकालो, कितना आ रहा है? यस सर, h = L/9 है। और एक 2l जा रहा है, तो m वाले की मैक्सिमम हाइट 2l और 2m वाले की मैक्सिमम हाइट L/9 आ रही है। तो जब रेशियो निकालोगे तो 18:1। 18:1। ये भी सही है, 18:1। ये भी सही है। कहने को कहा जाता है इस क्वेश्चन में कोलिजन का कितना रोल है भाई? कोलिजन इस क्वेश्चन में कितना % कंट्रीब्यूट कर रहा है बताओ? 1 पार्ट। फेज 2 में यहां पर कोलिजन देख रहे हो बस।
तो होता यही है कि ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, इस चैप्टर की सिंगल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये दूसरे चैप्टर्स के साथ मिक्स होता है, ये रायता है, ये रायता है, और फैलता है तो बहुत बुरी तरीके से फैलता है। और तो सी पार्ट कैसे है सर? एक की रूट 2 GL, एक की रूट 50 GL है। यस सर, ये तो 25 और 2 मैक्सिमम हाइट में आएंगे सर, 1/√25 बन जाए। ये 5:1 नहीं है, सी ऑप्शन गलत है। हैं? सी ऑप्शन गलत है। उल्टा 5 into √2/√2 5:1 आएगा तो 2m सर, और 5 उल्टा to 1:5 DL आएगा नीचे। तो 2m अपॉन m निकालना ना, 2m/m निकालना है। सर आ रहा है। सर 1:5 ठीक है सर। आ तो रहा है। ऊपर डी वाले में सुनो एक मिनट, इसमें भी कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है। ऊपर m का 2m से रेशियो निकालना है और इसमें 2m का m से निकालना है। ऐसे वो बेटा, ठीक है आप जानबूझ करके ये सब किया जाता है कि ताकि आप ना हल्का सा फंसो और गया क्वेश्चन। ये सब जानबूझ करके बदमाशियां की जाती है। सर 2m वाले पेंडुलम की हाइट क्या आ रही है? L 12/9 की L/9? L/9 आ रही है अभी, इसीलिए तो बताया मेरे ख्याल से सॉल्व करे विनायक ने, ये किसने भी। ठीक है सर। तो ये ध्यान रखना है यार इस क्वेश्चन को। तो अभी हम लोग पूरा तो नहीं कर पाए, अभी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे यहाँ पर। अभी ये क्वेश्चन भी है, फिर ये कई सारे क्वेश्चन थे इसमें, मतलब बहुत अच्छे इसके इलास्टिक कोलिजन के। तो अभी अगली क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे, और फिर जब इलास्टिक के बाद कुछ वो वाले कोलिजन्स करेंगे जो इलास्टिक भी नहीं है और इन इलास्टिक भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, जो जनरलाइज केसेस है। और ये सब अभी 1 डायमेंशन चल रहा है, इसके बाद इसका 2 डायमेंशन आएगा, बट ये सब नेक्स्ट क्लास में होगा।